लेक्चर 171 2-3 दर्जन डीप किस। तनवीर ने अपने हैरानी भरे एक्सप्रेशन काशवी को दिखाकर कहा, स्वीट मेडिसिन, कसम से मुझे इनकी मुंह मीठा करवाने की टेक्निक के बारे में अभी अभी पता चला है। मैं खुद हैरान हूँ, मेरा ये लड़ाकू हथियार कैसे इतना फ्लाटी हो गया कि अपने किंग के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर लिया। मिस्टर टायरेंट, हमें उन दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। अब से कुछ दिनों तक उन्हें एक दूसरे से दूर जो रहना पड़ेगा। काशवी तनवीर का हाथ पकड़कर उसे एक पेड़ की तरफ ले गई, लेकिन क्यूटी वहीं खड़ा हैरान लग रहा था, जैसे उसे उसकी ही सोच ने कैद कर लिया हो। काशवी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? वो तो इस दुनिया की नहीं। भले ही मैंने पहले तनवीर और काशवी को करीब करने की कोशिश इसी उम्मीद से की थी कि काशवी जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाए, लेकिन मैं हैरान हूँ कि काशवी की बॉडी तनवीर के बेबी को कैरी कर पा रही है, जबकि वो इस दुनिया से बिलॉन्ग नहीं करती। क्यूटी अपनी ही सोच में उलझा था। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि काशवी की बॉडी तनवीर के फायर पॉइजन को कम करने के साथ उसे पावर दे रही थी। ऊपर से अब काशवी की प्रेगनेंसी उसकी समझ दे बाहर थी। नॉर्मल सी बात थी, लड़का लड़की इंटीमेट होने तो बेबी आना नेचर का रूल है, तो फिर क्यूटी इस बात को लेकर हैरान क्यों था? मुझे तनवीर से इस बारे में बात करनी होगी। उसे देखकर मुझे लगाता नहीं कि वो बेबी को लेकर जितना एक्साइट है, डिलीवरी होने पर वो दुख के बदलों से घिर जाएगा। क्यूटी ने अपने सर में ख्यालों की जंग जीतकर साफ साफ तनवीर से बात करने के बारे में सोचा। पेड़ के पास तनवीर काशवी को गले लगाए हुए खड़ा था। क्या बात है मिस्टर टायरेंट, अचानक से आप मुझे ऐसे गले लगाए खड़े हैं जैसे मैं आपको छोड़कर कहीं जा रही हूँ, या कहीं ऐसा थी नहीं अपने लड़ाकू हथियार को रोमांटिक होता देखकर आपका भी मन करने लगा? काशवी ने तनवीर के सीने पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा। स्वीट मेडिसिन, तुम्हें देखकर तो मैं हमेशा अपने आप रोमांटिक हो जाता हूँ, उसके लिए मुझे किसी को देखने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हें यूं हक करने का रीजन कुछ ऐसा है कि मुझे सच में तुम्हें कुछ ऐसा बताना है जिसे सुनकर तुम्हें हैरानी हो जाएगी। हो सकता है मुझसे गुस्सा भी हो जाओ अब तक तुमसे सच छिपाने के लिए। तनवीर ने सीरियस भरी आवाज में लास्ट की बात कही। काशवी भी तनवीर की बात सुनकर सीरियस हो गई और उसकी आंखों में देखकर बोली, मिस्टर चांट, ऐसी क्या बात है जिसे सुनकर मैं हैरान हो सकती हूँ? तनवीर ने काशवी को नीचे घास पर आराम से बैठाया और खुद भी उसके पास बैठकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, मैं तुम्हें जो भी बताने वाला हूँ वो शायद मुझे तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें खोने के ख्याल से डर गया था। लेकिन अब मैं समझ गया, तुम एक ना एक दिन तुम मुझसे दूर हो ही जाओगी। काशवी के चेहरे के भाव हैरानी से भर गए। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर तनवीर उसे ऐसा क्या बताने वाला है कि वो इतना झिझक रहा है। मिस्टर टायरेंट, जो भी बात है सीधे सीधे बताओ, ऐसे पोज ले लेकर मुझे डरना बंद करो, काशवी ने घबराते हुए कहा। तारांकन, ये दुनिया एक तानाशाह दुनिया है जहां हर कोई अपना शासन चलाना चाहता है। लोगों की मानसिकता बदलना आसान नहीं, लाखों साल लग जाते हैं लोगों की भीड़ को एक मुद्दे पर सहमत करने में। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा इस दुनिया से अपनी दुनिया में जाना तभी पॉसिबल है जब तुम इस दुनिया के लोगों के अंदर लोकतंत्र जगह पाओ, इस दुनिया में सभी को एक जैसे अधिकार मिले, कोई किसी के ऊपर दबाव ना बनाए, लड़कियों की इज्जत हो, राज्य शासन बिल्कुल बंद हो जाए। तनवीर अपनी बात गहरे भाव से आगे बोलता कि काशवी उसे बीच में हैरानी से टोककर बोली, रुको रुको, तुम्हारा मतलब मैं इस दुनिया से अपनी दुनिया में सिर्फ तभी वापस जा सकती हूँ जब ये दुनिया तानाशाह से लोकतांत्रिक हो जाए? तनवीर अपना सर हाँ में हिलाते हुए, स्वीट मेडिसिन, यही एक रास्ता है जिसके बारे में मुझे पता है और मैं अच्छे से जनता हुए ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तारांकन, इस पूरी दुनिया को बदलना, वो भी लोगों की सोच को बदलकर, ये सच में इम्पॉसिबल है और मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा अपनी दुनिया में वापस जाना और इस तानाशाह दुनिया को लोकतांत्रिक दुनिया में बदलने का क्या कनेक्शन है? इट्स इम्पॉसिबल। जरूर तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, राइट? काशवी ने अपनी हैरानी भरे एक्सप्रेशन को नॉर्मल किया, जैसे वो तनवीर की कही बातों को मजाक समझ रही हो। स्वीट मेडिसिन, ये जानते हुए भी कि ये इम्पॉसिबल है, मैंने तुम्हें जो भी बताया वो सच है। इस दुनिया की रियलिटी तुम पिछले कुछ दोनों में अपनी आंखों से देख चुकी हो, जो मैं तुम्हें कभी देखने नहीं चाहता था। मुझे डर था कि तुम खुद को हॉट कर लोगी, इस दुनिया को लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश करने लगोगी। लास्ट की बात बोलते हुए तनवीर ने काशवी की बैक हग कर लिया। काशवी अपने चेहरे के सामने हाथ पंखे की तरह घुमाते हुए खुद को हवा करने लगी, जैसे वो अपने अंदर उठ रही घबराहट को छिपा रही हो। मिस्टर टायरेंट, इतनी बड़ी बात तुम मुझे अब बता रहे हो जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये जानते हुए भी कि प्रेग्नेंट लेडी को पैनिक होने वाली बातों से दूर रखना चाहिए। तुम मुझे बिजली के झटकों की तरह शौक पर शौक दिए जा रहे हो। मैं तुमसे इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती, खासकर जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में है।
मैं अपनी टेंशन भरी सोच का असर अपने बच्चे के ऊपर बिल्कुल नहीं डाल सकती। काशवी ने अपने पेट पर हाथ रखकर खुद को शांत किया और तनवीर की तरफ देखकर बोली, मिस्टर टायरेंट, निर्भीक से मेरे बेबी को बचाने के अलावा मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहती। मुझे प्रॉमिस करो तुम दोनों की लड़ाई में मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, ना ही उसे मेरे बच्चे के बारे में पता लगेगा। काशवी ने बात को बदल दिया, जैसे वो इस समय सिर्फ अपने पेट में पल रहे बच्चे के अलावा और कुछ नहीं सोचना चाहती हो। तनवीर के चेहरे के भाव निर्भीक का नाम सुनकर कोल्ड हो गए। स्वीट मेडिसिन, प्रॉमिस, हमारे बच्चे को निर्भीक तो क्या खुद उसका बाप भी हॉट करने के नहीं सोच सकता, मैं उसे ये मौका ही नहीं दूंगा। उन दोनों की बात पेड़ के पास खड़ा क्यूटी सुन चुका था और अब उसके चेहरे पर एक हल्का सा सुकून था। तनवीर ने एक्सेप्ट कर किया, काशवी एक ना एक दिन उससे दूर अपनी दुनिया में चली जाएगी। काशवी बेबी की सेफ्टी के अलावा और कुछ नहीं सोच रही, इसलिए मुझे तनवीर से जल्द इस बारे में बात करनी होगी, कुटाई ने खुद को ये बोला। तभी दीप्ति ने दानिश को खुद से दूर किया और अपने लाल हो चुके होठों पर उंगली फेरने लगी। अपना मुंह बनाकर दीप्ति ने दानिश से कहा, कोई ऐसे मुंह मीठा करता है क्या? मेरे पूरे होठ दर्द कर रहे हैं। दानिश स्माइल करते हुए दीप्ति के कान के पास अपना मुंह करके धीमी आवाज में, मेरे लिए तो ये भी कम था। अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो मुझे सिर्फ एक मिठाई का टुकड़ा नहीं, पूरी मिठाई का बॉक्स चखना है, रेडी रहना। दानिश ने ये बोलते हुए शर्म से लाल हो चुके दीप्ति के चेहरे को देखा और उसके माथे पर पोलाइट किस कर ली। बी केयरफुल, क्वीन के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना। दानिश ये बोलते हुए वहां से शिवकोटी के लिए निकल गया। दीप्ति अपने किंग और क्वीन को निर्भीक के कैस्टल पहुंचने का रास्ता दिखाने लगी। 2 दिन बाद निर्भीक के किंगडम का पूरा नक्शा बदला हुआ नजर आ रहा था। तनवीर के 5 लड़ाकू हथियार में से वीर, सुलेमान, विजेश, रूपेश अपनी पूरी बटालियन के साथ जाकर किंगडम की जवान लोड को और लड़कियों को ट्रेन कर रहे थे, ताकि समय आने पर निर्भीक के खिलाफ उनका साथ दे। तुम सभी को अब तक डर के साए में रहना पड़ा, निर्भीक और उसके कोल रूल मानने पड़े, लेकिन अब से तुम सभी आज़ाद हो उन सभी रूल्स से। किंगडम के बीचों बीच कुछ गार्ड्स इन शब्दों को जोर जोर से बोल रहे थे। निर्भीक ने अपने किंगडम को दूसरे राज्य के अटैक से बचने के लिए पहाड़ियों के बीचों बीच बनाया था, जहां तक कोई भी भारी भरकम सेना लेकर अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि पहाड़ी रास्तों की वजह से वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते थे। पूरे किंगडम के लोग खुश थे कि निर्भीक का शासन अब उस राज्य से खत्म हो गया, लेकिन उन लोगों ने अभी तक अपने न्यू किंग को नहीं देखा था, न ही उसका नाम सुना था। कैस्टल में वीर भागते हुए अपने साथियों के पास आया और हड़बड़ा कर बोला, दीप्ति किंग और क्वीन के साथ आ गई है। रूपेश, ये तो अच्छी बात है। वीर, अच्छी बात कैसे है? निर्भीक अभी तक हम लोगों से नहीं टकराया, न ही अकीशा मोहिनी का कुछ पता चला। कहीं वो निर्भीक अचानक वापस आ गया तो किंग और क्वीन दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। विजेश, अभी तुम दोनों बहस करना बंद करो और क्वीन और किंग को रिसीव करो। काशवी और तनवीर पूरे रोब के साथ कैस्टल में आ गए। तारानकन किंग, हमें अफसोस है हम निर्भीक या अलीशा मोहिनी में से किसी को भी पकड़ नहीं पाए। तनवीर के सामने हल्का झुककर वीर ने कहा। तनवीर उस कैस्टल में चारों तरफ नजरें घुमाते हुए, तुम लोग उसकी फिक्र मत करो, इनडायरेक्ट वो तीनों सिकंदर के हाथों नजर बंद है। तुम्हें सारी बातें दीप्ति डिटेल में बता देगी। फिलहाल मेरी स्वीट मेडिसिन को रेस्ट करना है। इस कैस्टल का बेस्ट रूम रेडी करवाओ। तनवीर ने काशवी को गोद में उठा लिया और बिना तूने वेस्ट किए एक रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं सभी लोग दीप्ति की तरफ हैरानी से देखने लगे। किंग इतने रिलैक्स कैसे हैं? और तुम्हें किंग कहाँ मिले? क्या तुम निर्भीक से टकरा चुकी हो? वो दिखने में कैसा है? दीप्ति के ऊपर एक एक करके सवालों को बारिश होने लगी। दीप्ति जो 2 दिन के सफर से थक चुकी थी, वो एकदम से चिल्लाकर बोली, चुप करो आप सभी, सांस तो लेने तो। किसी बुलेट की तरह स्पीड से क्वेश्चन पर क्वेश्चन किए जा रहे हो। दीप्ति की बात सुनकर वो सभी बिल्कुल चुप हो गए। दीप्ति ने गहरी सांस ली और निर्भीक के रूप से लेकर काशवी के लिए उसकी नीयत तक के बारे में सब बता दिया। वहीं रूम में काशवी बाथरूम में बात लेने के लिए जाने लगी। तभी तनवीर ने उसे अपनी गोद में खींचकर सोफे पर बैठा किया। स्वीट मेडिसिन, थोड़ी देर बाद बात ले लेना, फिलहाल कुछ देर मुझे चार्ज कर दो, मेरी बैटरी बहुत लो हो चुकी है। तनवीर ने काशवी की कमर पर अपने दोनों हाथ लपेट किए और अपना सर काशवी के बैक शोल्डर पर रख दिया। काशवी तनवीर के सर को सहलाते हुए, मिस्टर टेंट, आप कोई रॉबर्ट नहीं कि आपकी बैटरी लो हो गई। चलिए हटिए, मुझे बात लेना है। पूरा शरीर धूल मिट्टी और पसीने से बदबू दे रहा है। तारानकन, देख लो स्वीट मेडिसिन, अगर तुमने अभी मुझे चार्ज नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ बाथरूम में जाकर बात लेने लग जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम खुद ही सोच सकती हो,
आज रात तुम्हें रेस्ट करने के मौका तक नहीं मिलेगा, तनवीर ने एक चाइल्डिश स्माइल के साथ कहा। ये सुनकर काशवी हल्का नर्वस होकर बोली, मिस्टर टायरेंट, ऐसा करने की सोचना भी मत, मैं और मेरा बेबी बहुत थक चुका है। इस समय सिर्फ एक अच्छा सा बात लेकर सोने के अलावा और कुछ कर पाना मेरी बॉडी के लिए पॉसिबल ही नहीं। तनवीर, तभी तो कह रहा हूँ मुझे चार्ज करो, मैं तुम्हें पूरी रात डिस्टर्ब नहीं करूँगा। काशवी ने इरिटेट भरी आवाज़ में कहा। ठीक है तो बताए कैसे होंगे आप चार्ज। तनवीर ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन भोले भाले छोटे बच्चे की तरह किए और शरारती आवाज में बोला, बस 2-3 दर्जन डीप किस्से। टू बी कंटिन्यू। जब 172 माई रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड जी। तभी तो कह रहा हूँ मुझे चार्ज करो, मैं तुम्हें पूरी रात डिस्टर्ब नहीं करूँगा। काशवी ने इरिटेट भरी आवाज में कहा। ठीक है तो बताए कैसे होंगे आप चार्ज। तनवीर ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन भोले भाले छोटे बच्चे की तरह किए और शरारती आवाज में बोला, बस 2-3 दर्जन डीप किस्से। तारांकन मिस्टर हस्बैंड जी, 2-3 दर्जन किस्से आपका क्या ही होगा। मैं आपको आपके मन के मुताबिक किस दूंगी, बस आपको मेरी एक बात का जवाब देना होगा। अगर जवाब सही हुआ तो आपकी तो मौज ही मौज समझो। तनवीर की हाथ को अपनी कमर से काशवी ने हटाया और अपनी बात बोलते हुए अपने हाथों को क्रॉस पोजीशन में रखकर खड़ी हो गई। तनवीर, सोच लो स्वीट मेडिसिन, मेरी मौज तुम्हें भारी पड़ सकती है। तारांकन, हाँ सोच लिया, लेकिन अगर जवाब नहीं दे पाए तो मुझे परेशान नहीं करोगे, मंजूर है तो बोलो, काशवी ने बात रॉब क्लोजेट से लेते हुए कहा। तनवीर फुल एटीट्यूड से, पूछो मेरी स्वीट मेडिसिन, जो भी सवाल पूछना है मैं जवाब दूंगा, और अगर गैक्टी से हार गया तो तुम्हारी बात भी मानूंगा। वैसे मुझे अच्छे से पता है मैं हारने वाला तो नहीं, फिर भी मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए हारने की कोशिश जरूर करूंगा। काशवी ने अपनी नाक ऊंची उठाकर कहा। ओ शून्य, प्लीज इतनी मेहरबानी मत करना, क्योंकि जो मैं कहूंगी हो सकता है तुम उसका जवाब न दे पाओ। तनवीर के चारों तरफ घूमते हुए काशवी ने कहा, सवाल एक ही बार दोहराऊंगी इसलिए ध्यान से सुनना। मैंने मरी हुई बिल्ली को चकते देखा, बताओ ये कैसे पॉसिबल है। तनवीर काशवी का सवाल सुनकर हैरानी से उसे घूरने लगा। स्वीट मेडिसिन, ये कैसा सवाल है। आखिर मरी हुई बिल्ली को तुमने चकते हुए कैसे देख लिया। तुम मुझसे बेतुके सवाल पूछ रही हो, इसका कोई जवाब नहीं है। काशवी, मिस्टर टायरेंट, अगर जवाब ना हुआ तो जो तुम कहोगे वो करूंगी। अगर सवाल है तो जवाब भी है, तुम सीधे सीधे कहो ना। तुम्हें जवाब समझ नहीं आ रहा, क्यों ऐसा ही है ना। तनवीर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे उसका जवाब पता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस बार तुम्हें जीत जाने दूँ। वो क्या है ना, मैं एक रेस्पॉन्सिबल हस्बैंड हूँ ना, इसलिए तुम्हारी बॉडी को रेस्ट मिले यही सोचकर मैं अपनी हार मानने की सोच रहा हूँ। तनवीर की बातें और उसकी बात घुमाने के तरीके से काशवी साफ साफ समझ पा रही थी कि तनवीर उसके पूछे गए सवाल का जवाब नहीं पा रहा। तारांकन, माय रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड जी, मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी मत दीजिए। मैं नहीं चाहती आपके जैसा टायरेंट किंग कुर्बानी देकर महान बन जाए। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, जवाब नहीं दिया तो आप हार जाएंगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। काशवी ने अपनी बात बोलते हुए टाइमर स्टार्ट कर दिया। तनवीर कभी वॉल पर लगी वॉच को देखता तो कभी काशवी के चेहरे पर एटीट्यूड से भरी स्माइल को। तनवीर बेटा, इतना बड़ा किंग होकर अगर तू इतने से सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो तेरी स्वीट मेडिसिन क्या सोचेगी। और तो और हारने पर स्वीट मेडिसिन के करीब भी नहीं जा पाऊंगा। एक तो इतने दिनों से कुछ करने को नहीं मिला, हार गया तो फिर तो कोई चांस ही नहीं रहेगा। तनवीर खुद से ये शब्द बदल रहा था। काशवी तनवीर को ऐसे देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। मारी हुई बिल्ली को चलते देखा, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। कहीं सवाल में ही तो जवाब नहीं। तनवीर ने खुद से ये शब्द बुदबुदाए और एकदम से उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई, जैसे उसे जवाब मिल गया हो। उसने काशवी करीब होकर अपनी भी बड़ी सी स्माइल उसे दिखाए और एटीट्यूड से बोला, स्वीट मेडिसिन, जवाब तैयार है, क्या तुम तैयार हो। काशवी हल्की सी नर्वस होते हुए, पहले जवाब तो बताओ। तनवीर, बिल्ली तो मरी हुई ही है, लेकिन चलते हुए तुमने देखा है, मतलब कि मरी हुई बिल्ली अपनी जगह पर ही है, लेकिन तुम चलते हुए देख रही हो। बताओ जवाब सही है ना। तारांकन, मानना पड़ेगा, तुम यूं हो नहीं इतने बड़े टायरेंट किंग कहलाते ही हो। पावर के साथ ब्रेन का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है तुम्हारा, लेकिन वहाँ देखो घड़ी में 3 तुम्हारे जवाब देने से पहले ही पूरा हो चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि तुम सही जवाब देने के बावजूद भी हार चुके हो, इसलिए अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। काशवी अपनी बात बोलकर वहां से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वहीं तनवीर वॉच की तरफ देख ही रहा था कि उसके कानों में पीछे से क्यूटी की आवाज गई, जो अभी अभी उनके रूम में इंटर हुआ था। तनवीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तनवीर ने सोफे पर अपनी तशरीफ रखी, क्यूटी भी साइड में आकर बैठ गया। क्या बात करनी है तुम्हें।
मैं तुम्हें 2 दिन से नोटिस कर रहा हूँ, जब से तुम्हें काशवी की प्रेगनेंसी की बात पता चली है तुम कुछ परेशान से हो। क्यूटी मेरी बात छोड़ो, मुझे ये बताओ तुमने काशवी को इस दुनिया से वापस जाने का सिर्फ एक ही रास्ते के बारे में क्यों बताया? दूसरा रास्ता क्यों छिपा रहे हो? क्यूटी के मुंह से दूसरा रास्ता सुनकर तनवीर के चेहरे के भाव एकदम हैरानी से सीरियस हो गए। दूसरा रास्ता? तुम्हारा मतलब कि इस दुनिया से वापस जाने के लिए स्वीट मेडिसिन के पास 2 रास्ते हैं? तनवीर की बातें जो हैरानी से भरी थी, उन्हें सुनकर क्यूटी अच्छे से समझ गया कि तनवीर दूसरे रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं जानता। क्यूटी चुप क्यों हो? बताओ मुझे, क्या दूसरा रास्ता भी है जो स्वीट मेडिसिन को वापस उसकी दुनिया में भेज सकता है? क्यूटी को चुप देखकर तनवीर ने हैरानी से पूछा। क्यूटी तनवीर की तरफ देखकर, हाँ दूसरा रास्ता है, और तुम उसे काशवी के पेट में पहले ही डाल चुके हो, जो कि मुझे पहले इम्पॉसिबल लग रहा था। तनवीर झिझकते हुए, पेट में डाल चुका हूँ? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। क्यूटी एक गहरी सांस लेकर, तुम्हारा बच्चा जो काशवी के पेट में पल रहा है, वही है वो दूसरा रास्ता। क्यूटी की बात सुनकर तनवीर के पैरों के नीचे जैसे जमीन गायब हो चुकी थी। मेरा बच्चा ही मेरी स्वीट मेडिसिन को मुझसे दूर कर सकता है, मगर क्यों और कैसे? टू बी कंटिन्यू। जब 173 बेबी, आपकी मॉम बहुत अच्छी है। क्यूटी एक गहरी सांस लेकर, तुम्हारा बच्चा जो काशवी के पेट में पल रहा है, वही है वो दूसरा रास्ता। क्यूटी की बात सुनकर तनवीर के पैरों के नीचे जैसे जमीन गायब हो चुकी थी। मेरा बच्चा ही मेरी स्वीट मेडिसिन को मुझसे दूर कर सकता है, मगर क्यों और कैसे? क्यूटी आगे कुछ भी बोलता की बाथरूम का गेट खुलने की आवाज के साथ काशवी व्हाइट बाथरॉब पहने बाहर आई। गीले बाल, साफ हो चुका गोलू मोलू चेहरा, काशवी को इस समय बिल्कुल फ्रेश लुक दे रहे थे। अरे क्यूटी, तुम भी यहाँ हो? अच्छा हुआ जो तुम खुद ही आ गए, मुझे तुम्हें एक मजे की बात बतानी है। क्यूटी को अपनी गोद में उठाकर काशवी तनवीर के साइड में सोफे पर बैठ गई और एक हंसी भरी आवाज में बोली, तुम्हें पता है, द ग्रेट टायरेंट किंग अभी अभी मुझसे एक बहुत बड़ी शर्त हार गया है। अगर तुम कुछ देर पहले मिस्टर टायरेंट का हारा हुआ फेस देखते तो 2 दिन तक हंसने ही रहते। स्वीट मेडिसिन, बहुत गलत बात है ये तुम्हारी। एक तो मैंने सही जवाब भी दिया, ऊपर से तुमने मुझे हरा हुआ बता दिया। क्यूटी चलो मेरे साथ, मुझे स्वीट मेडिसिन से बात नहीं करनी, ये चीटिंग खोर है। इतना बोलते हुए तनवीर ने क्यूटी को काशवी की गोद से अपनी गोद में ले लिया और बिना काशवी को कोई मौका दिए वहां से बाहर निकल आया। काशवी हैरानी से खुद से बोली, अचानक मिस्टर टायरेंट को क्या हुआ? क्या वो सच में गुस्सा होकर गए हैं? लेकिन आज से पहले तो उन्हें ऐसे गुस्सा नहीं आया। अब काशवी को कौन बताए? क्यूटी के मुंह से पूरी बात सुनना इस समय तनवीर के लिए इतना जरूरी था कि वो गुस्से का बहाना लेकर वहां से खिसक गया है। करीब 1 घंटे बाद, वैसे तो काशवी सफर की थकान निकालने के लिए कब की सो जाती, लेकिन तनवीर जिस तरह गुस्सा होकर रूम से बाहर गया था, वो सोच सोचकर काशवी परेशान हो रही थी। मिस्टर टायरेंट इतनी सी बात पर कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गए। ऊपर से अभी तक वापस भी नहीं आए, कहीं कोई और बात तो नहीं, कहीं निर्भीत की कोई खबर तो नहीं मिल गई टायरेंट को, और वो वही अपने लड़ाकू हथियार के साथ कोई पालन बनाने लग गया हो। काशवी बेड पर अपनी पिठ टिकाए बैठी खुद से ये सब बदल रही थी। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा और अपने बेबी से क्यूट सी आवाज में बोली, बेबी आपके डैड बहुत पावरफुल है, आपकी मॉम से बहुत प्यार करते हैं। आपके एक बुरे अंकल हैं जो आपके डैड के सबसे बड़े दुश्मन साबित हो रहे हैं, मगर आप बिल्कुल भी मत डरना, मामा के पेट में आप बिल्कुल सेफ हो, आपको डैड और मॉम के होते हुए कोई भी हार्म नहीं कर सकता। काशवी अपने बेबी से बात करते करते जब नींद की आगोश में चली गई, पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद तनवीर के कदम रूम में एंटर हुए। उसका चेहरा पहले के मुकाबले पूरी तरह तूफान को अपने अंदर समेटे बैठा लग रहा था। आंखें हल्की लाल जैसे भी रोया हो। तनवीर अपने घिरे कदमों से सो रही काशवी के पास आया। उसके सिरहाने बैठकर तनवीर ने अपना हाथ उसके सर पर रहा और उसे सहलाने लगा। आंख से कुछ बूंदे बारिश की तरह काशवी के चेहरे पर गिरी, लेकिन गहरी नींद में होने की वजह से वो उठी नहीं। स्वीट मेडिसिन, मुझे पता होता कि मेरा बेबी हमारे दूर होने की वजह बनेगा तो मैं कभी तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं होने देता, लेकिन मैं तुम्हें इस बच्चे से जुड़ा उतना बड़ा राज बताकर खुद को अकेला नहीं कर सकता। मुझे तुम दोनों सही सलामत मेरी लाइफ में चाहिए। अगर इसके लिए मुझे तुमसे इतनी बड़ी बात छिपानी पड़े तो मैं छिपाऊंगा। तनवीर की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। कोई नहीं जानता क्यूटी ने तनवीर को ऐसा क्या बताया जिसे सुनकर तनवीर ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन एक बात तो पक्की है, तनवीर काशवी से कोई बहुत बड़ी बात छिपाने वाला है। तनवीर काशवी को देखकर उसके पेट पर अपना सर रखता है। बेबी आपकी मॉम बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ उनकी वजह से पूरी तरह बदल गई।
मुझे पहली बार लगने लगा कि मैं भी फैमिली डिजर्व करता हूँ। मैं तुम्हारी मोन से बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे भी, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हालत में बिना माँ के बढ़ते नहीं देख सकता, न ही तुम्हें अपनी स्वीट मेडिसिन के लिए मरने दे सकता हूँ। हो सकता हूँ मैं इस समय सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे इस समय कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। तनवीर के कुछ आंसू काशवी के पेट पर भी गिर गए। तभी काशवी के कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, तनवीर काशवी से इतनी बड़ी बात छूना सही नहीं, तुम्हारे साथ साथ वो उसका भी बेबी है, वो भी उसे उतना ही प्यार करती है जितना कि तुम्हें क्यों लगाता है वो तुम्हें और बच्चे को छोड़कर अपनी उस दुनिया को चुनेगी जहां वो सिर्फ एक अनाथ की तरह अकेली रही है, जहां उसे अपनी खुद की असली पहचान तक का पता नहीं। तनवीर ने अपनी आंखें बंद की और उस आवाज के जवाब दिया, जनता हूँ स्वीट मेडिसिन मुझसे और हमारे होने वाले बच्चे से बहुत प्यार करती हैं, और हो सकता है एक बार के लिए वो हम दोनों के बारे में सोचकर वापस अपनी दुनिया में जाने का ख्याल छोड़ दे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने दिल की गहराइयों से लगाता है स्वीट मेडिसिन इस दुनिया को छोड़कर अपनी दुनिया ही चुनेगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से। रीजन? कौन सा रीजन? उस आवाज ने कहा। तनवीर अपने आंसू पोंछकर सीधा बैठा, तू जो मुझे हमेशा वो बातें बताते हो जो कि नहीं जानता, जिसे वो हर बात पाता रहती है जो मेरी लाइफ से जुड़ी है, उसे एक रीजन नहीं पाता, या फिर जानबूझकर मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? तारानकन तनवीर मुझे सच में नहीं पाता, आखिर वो क्या रीजन हो सकता है जिसके चलते काशवी इस दुनिया को छोड़कर अपनी दुनिया चुनने के लिए तैयार हो जाए? उस आवाज ने तनवीर से पूछा। तनवीर ने अपनी आवाज में एक सरलपन लाते हुए कहा, तारानकन तानाशाह और लोकतंत्र, एक दुनिया क्रूअल राजाओं और उनके अंधे शासन से भर पड़ी है, जहां कमजोरों की जगह सिर्फ जुटी के नीचे है, लड़कियों की इज्जत आदमियों के हाथों आए दिन लुटती रहती है, मौत का खतरा और अपनों की मौत का डर हर पल दल में डर भरता रहता है। वहीं दूसरी तरफ है स्वीट मेडिसिन की लोकतांत्रिक दुनिया, समान अधिकार के साथ लोगों का खुद का शासन, जहां वो अपना लीडर खुद चुनते हैं, बेवजह मारे जाने का डर नहीं, मौत का खूनी खेल नहीं, कुछ है तो शांति, जहां हर कोई अपनी जिंदगी आराम से जीता है, क्योंकि वहां किसी को खुद को शक्तिशाली साबित करने की दौड़ में नहीं भाना। यही रीजन काफी का स्वीट मेडिसिन अपनी दुनिया चुनेगी। टू बी कंटिन्यू। जब 174 हैव यू कंसिडर मी अ बार्किंग डॉग। तानाशाह और लोकतंत्र, एक दुनिया क्रूअल राजाओं और उनके अंधे शासन से भर पड़ी है, जहां कमजोरों की जगह सिर्फ जुटी के नीचे है, लड़कियों की इज्जत आदमियों के हाथों आए दिन लुटती रहती है, मौत का खतरा और अपनों की मौत का डर हर पल दल में डर भरता रहता है। वहीं दूसरी तरफ है स्वीट मेडिसिन की लोकतांत्रिक दुनिया, समान अधिकार के साथ लोगों का खुद का शासन, जहां वो अपना लीडर खुद चुनते हैं, वे वजह मारे जाने का डर नहीं, मौत का खूनी खेल नहीं, कुछ है तो शांति, जहां हर कोई अपनी जिंदगी आराम से जीता है, क्योंकि वहां किसी को खुद को शक्तिशाली साबित करने की दौड़ में नहीं भाना। यही रीजन काफी का स्वीट मेडिसिन अपनी दुनिया चुनेगी। तनवीर की बातें रियली से भरी हुई, जो कि सच थी। कुछ दोनों बाद शिवकोटी क्रिस्टल में लेस दिन निर्भीक गुस्से से बौखलाया हुआ सिकंदर पर चिल्ला रहा था, द ग्रेट जनरल सिकंदर, जो मुझसे पहले मेरे दुश्मनों को ढूंढकर खत्म कर दिया करता था, अब वो किसी काम का नहीं रहा। क्यों तुम्हें अभी तक काशवी का पता नहीं चला? तुम्हारी सारी बटालियन मिलकर काशवी को नहीं ढूंढ पा रही, न ही तुम्हें अब तक मेरे दुश्मन निर्भीक का किंगडम मिला। आखिर तुम सभी कर क्या रहे हो? निर्भीक खुद को बिल्कुल तनवीर की तरह रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन वो भूल चुका था कि गुस्से में वो काशवी को उसके नाम से 2 बार तक बुला चुका था। सिकंदर उसके सामने अपनी नजरें नीचे किए खड़ा था। वो निर्भीक का फ्रस्ट्रेशन अच्छे से समझ पा रहा था। आखिर इतने दिन हो गए थे उसे शिवकोटी में आए, ना तो उसे काशवी का कुछ पता चला था और ना ही तनवीर की कोई खबर। ऊपर से सिकंदर 24 घंटे उसके साथ उठता बैठता था, जिस वजह से वो अपने किंगडम में भी कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। निर्भीक, अब ऐसे चुप क्यों खड़े हो? कुछ बोलो। हैव यू कंसिडर मी अ बार्किंग डॉग? सिकंदर अंडरस्को किंग, मैं जनता हूँ क्वीन के नाम मिलने से आप बहुत परेशान हो, बट बिलीव मी, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर रोज अलग अलग किंगडम से हमारे गाइस न्यूज लाते हैं, लेकिन क्वीन किसी किंगडम में नहीं है। आई एम अफ्रेड समथिंग माइट हैव हैपेंड टू द क्वीन। निर्भीक फ्यूरियस वॉइस में, डोंट से सच ए नॉनसेंस थिंग्स, उसे कुछ नहीं हुआ है। तुम सभी एक नंबर के यूजलेस हो चुके हो, इसलिए अपनी नाकामयाबी को घटिया एक्सक्यूज देकर छिपा रहे हो। सिकंदर, टेल मी व्हाट शुड वी डू टू फाइंड क्वीन, क्योंकि अपने हिसाब से हम पूरी कोशिश कर चुके हैं। निर्भीक सिकंदर की गर्दन पर अपनी पकड़ जोर से कसकर, 24 घंटे मेरा दिमाग खाने से अच्छा तुम खुद जाकर काशवी को ढूंढो। निर्भीक का ये बिहेवियर जानवी एक बिल्ले के पीछे खड़ी होकर देख रही थी।
उसकी आंखों में निर्भीत के लिए बेहार गुस्सा नजर आ रहा था। ब्लडी बास्टर्ड अपने ही भाई की वाइफ हासिल करना चाहता है, ऊपर से गुस्सा मेरे भोले भाले हस्बैंड पर निकाल रहा है। रुक, तुझे तो मैं अभी मजा सिखाती हूँ। जानवी किचन में गई और उसने तेज मिर्ची वाला चटपटा आम का पन्ना बनाया, जिसने उसने जमाल घोटा मिला दिया और निर्भीत के पास गई, जहां सिकंदर जानवी को देखकर हैरान हो गया। किंग, आपको याद है आप क्वीन काशवी के साथ आम का पन्ना पिया करते थे जिससे आपका गुस्सा एकदम गायब हो जाता था। मैं आपके लिए वही बनाकर लाई हूँ, जानवी ने अपनी आवाज में हल्का सा डर का भाग लाते हुए कहा। निर्भीत जो पहले से गुस्सा था उसने पीछे मुड़कर जानवी के हाथ में उस गिलास को देखा और कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं जो इस टाइम मुझे डिस्टर्ब करने की हिम्मत कर रही हो? क्या अपने पति का गुस्सा तुम झेलना चाहती हो? सिकंदर जानवी और निर्भीत के सामने तुरंत आकर खड़ा हो गया और अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए बोला, किंग शांत हो जाए, जानवी तो बस आपका गुस्सा शांत करने की बात कर रही है। अगर आप ये आम का पन्ना नहीं पीना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं पी लेता हूँ। ये बोलते हुए सिकंदर ने जानवी से वो गिलास ले लिया। ये देखकर जानवी हक्की बक्की रह गई। वो सिकंदर की रोकना चाहती थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इससे पहले सिकंदर उस आम के पन्ने को अपने होठों तक ले जाता निर्भीत ने उसका हाथ पकड़ा और गिलास उससे छीन लिया। तारांकन, ये मेरे लिए है और मैं अपनी कोई भी चीज दूसरे का होते नहीं देखता। आइंदा से मेरी चीजों को अपनाने की सोचना भी मत समझे। निर्भीत ने सिकंदर को कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वार्निंग दी और एक झटके में उस आम के पन्ने को पी गया। जानवी की तो जान में जान आ गई ये देखकर। वही आम का पन्ना पीते ही निर्मित का पूरा मुंह तेज मिर्ची की वजह से जलने लगा। पूरा चेहरा गुस्से से लाल होने लगा और आंखों में जानवी को खा जाने वाला गुस्सा उमड़ने लगा। सिकंदर, लगाता है तुम्हारी वाइफ को ठीक से कुछ काम करना नहीं आता, मैं इसकी जान ले लूंगा, इतना मिर्ची वाला पन्ना पिला दिया मुझे। निर्भीत बोलते हुए जानवी की तरफ गुस्से से बढ़ा, लेकिन सिकंदर ने उसे तुरंत अपने पीछे छिपा लिया और खुद निर्भीत के सामने खड़ा हो गया। सिकंदर जानवी का साथ देते हुए, किंग शांत हो जाए, जानवी ने तो ठीक वैसा हूँ बनाया है जैसा आपको पसंद था। आप तो उससे भी तीखा पन्ना पीते थे। निर्भीत और कुछ बोलता कि उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगाई, जिससे वो तुरंत वहां से अपने रूम की तरफ भागने लगा। ये देखकर जानवी और सिकंदर हंसने लगे। जंगली, निर्भीत के गुस्से को दोबारा भड़काने की कोशिश मत करना, वो तुम्हें हॉट कर सकता है। अपनी हंसी रोककर सिकंदर ने जानवी को वार्निंग दी। जानवी सिकंदर की चेस्ट पर अपनी उंगली नजाकत से घुमाते हुए वो मेरे भोले भाले हस्बैंड पर इतनी देर से चिल्ला रहा था, ये देखकर मैं चुप कैसे रहती। उससे सबक सिखाना जरूरी था। अब देखना वो 2 दिन तक बाथरूम से बाहर निकलने का रास्ता तक भूल जाएगा। जानवी की बातें सुनकर सिकंदर ने उसे गले लगा लिया। तुम सच में जंगली हो, कभी मुझ पर ये तरीका ट्राई मत करना। क्वीन को देखे काफी टाइम हो गया, ऊपर से वो माँ भी बनने वाली है। जब से मुझे ये बात पता चली है मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। क्या हम किंग और क्वीन से मिलने चले? जानवी ने सिकंदर से सीरियस होकर पूछा। मैं भी किंग से दूर इतने दिनों तक पहले कभी नहीं रहा, मुझे भी उनसे मिलना है, लेकिन अभी तक मोहिनी ने अपना मुंह नहीं खोला। ऊपर से क्वीन आरती भी यहाँ अकेली पड़ जाएंगी। वैसे भी अपनी बेटी के मिसिंग होने से वो काफी ज्यादा उदास रहने लगी है। सिकंदर ने अपनी बात बोली और जानवी के साथ रूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ काल कोठरी में अलीशा और मोहिनी अंधेरी काल कोठरी में बेहाल हालत में पड़ी हुई थी। शरीर से गंदी बदबू आ रही थी। अलीशा ने ऐसी हालत में भी अपना गंजा टकला कपड़े से ढक रखा था। मॉम, कब तक हम यहाँ ऐसे कैदियों की तरह पड़े रहेंगे? उस कमीन निर्भीत ने हमें सिर्फ अपने मतलब के लिए यहाँ कैद करके रखा है। क्यों न हम सिकंदर को आरती के अतीत के बारे में बता दे। उद्धरण चिन्ह। अलीशा की लास्ट की बात सुनकर मोहिनी तिलमिलाकर बोली, ऐसा करने की सोचना भी मत। अगर मैंने सिकंदर को ये बात बता दी तो हम अगले हाई पल मौत को प्यारे हो जाएंगे। भूलना मत, हम दोनों तब तक जिंदा है जब तक आरती का अतीत सिर्फ हम तक सीमित है। लेकिन मॉम, ऐसे जिंदा रहने का भी क्या फायदा जहां हम इस अंधेरी काल कोठरी में अपने दिन गिन रहे हो। इससे अच्छा कि हम मौत को गले लगा ले। निर्भीत के ऊपर गुस्सा निकालते हुए अलीशा काफी ज्यादा दुखी लग रही थी। मोहिनी अपने दांतों को गुस्से से पीस कर बोली, मौत को गले लगा ले? तुमने लाइफ को क्या समझ रखा है? सिर्फ एक बार मिलती है ये लाइफ, उसे इतनी आसानी से खत्म कर दूं? नहीं, सही मौका मिलने तक मैं इस काल कोठरी में अपने दिन गिनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुद को ऐसे कायरों की तरह खत्म करने को नहीं। उस निर्भीत ने मनहूस काशवी के लिए हमें जिंदा रखा है। जब तक वो काशवी निर्भीत के हाथ नहीं आती तब तक वो हमें मौत नहीं देगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें भागने की कोशिश करनी चाहिए। आलिशा ने अपनी बात पूरी ही की थी कि हर रोज की तरह आज फिर क्वीन आरती उन दोनों से सवाल करने आ पहुंची।
रानियों की तरह शाही कपड़े और कहने पहने आरती अपनी उम्र से ज्यादा जवां और खूबसूरत लग रही थी। बस उसके चेहरे से एक सबसे बड़ी चीज गायब थी, उसकी सुकून भरी मुस्कान। मोहिनी और अलीशा उसे घूरकर देखने लगी और उसके बाद खुद की हालत देखकर उनका गुस्सा और भी भड़कने लगा। तू हर रोज क्यों अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर हमारे सामने आ जाती है? मोहिनी ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा। आरती ने अपनी भरी हुई आवाज को छिपाकर कहा, मेरी मजबूरी है, वरना मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद न करूं। अगर तुम मुझे बता दो कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे सोम की जगह मेरे पेट में किसी और का बच्चा आ गया, तो मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवा दूंगी। बस मुझे बता दो। हम तेरी बातों पर कैसे यकीन कर ले? तेरी खुद की औकात यहाँ एक नौकरानी से कम नहीं, तू हमें क्या आवाज करवाएगी? मोहिनी की ताने भरी बातें सुनकर आरती ने अपने बढ़ते गुस्से को संभाल और गुस्से से बोली, अगर तुम्हें ऐसा ही लगाता है तो ठीक है, मैं नौकरानी बनकर यहाँ महारानी की जिंदगी जी रही हूँ और तुम दोनों इस कैद में सड़ती रहो। मोहिनी कुछ सोचकर, मैं तुम्हें सच बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? तुम्हें अपनी हालत देखकर लगता भी है तुम मेरे सामने शर्त रखने की कंडीशन में हो। फिर भी मैं तुम्हारी शर्त सुनना चाहती हूँ, बताओ क्या शर्त है? आरती ने अपनी जरूरत को आगे रखकर मोहिनी से अपनी बात कही। मोहिनी ने अपनी बेटी अलीशा की तरफ देखा और उसके बाद एक केवल स्माइल के साथ बोली, तुम मेरी सौतन हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि 3 दिनों तक तुम हम दोनों माँ बेटी को अपने कमरे में रखो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो चौथे दिन तुम वो राज जान जाओगी जिसके लिए तुम तड़प रही हो। मोहिनी की बात सुनकर आरती ने कुछ देर सोचा और उसके बाद उसकी बात में हामी भर दी। तारांकन, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे सामने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो याद रखना मैं वो पहले वाली गाय आरती नहीं जो कुछ न कर पाऊँ। निर्भीत का कैस्टल। 5 लड़ाकू हथियार बड़े से पार्क में खड़े कैस्टल के बाहर से जांच कर रहे थे। रूपेश, वीर, व्हाई डोंट यू टेल अस द रीजन बिहाइंड दिस सिक्योरिटी अलर्ट? सुलेमान, हाँ मुझे भी जानना है, आखिर अचानक क्या जांच पड़ताल क्यों? रूपेश, वीर, हम कुछ पूछ रहे हैं, कब से हमें काम में लगा रखा है, ऊपर से रीजन भी नहीं बता रहे। वीर इन सब की बात सुनकर इरिटेट होकर गुस्से से बोल, तुम लोग भी ना चुपचाप काम नहीं कर सकते, डिटेल्स के पीछे पड़े हो, जानते हो बिना किंग के ऑर्डर के मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा करने को, उसके बाद भी बड़ किए जा रहे हो। अगर मुझे रीजन पता होता तो मैं कब का बता देता, लेकिन किंग का ऑर्डर सिर्फ फॉलो किया जाता है, उसका रीजन नहीं पूछा जाता। अच्छा ठीक है भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? रूपेश ने वीर को शांत करवाया। तभी दानिश अपने कुछ साथियों के साथ वहां आया। सभी लोग उसे देखने लगे, साथ ही दानिश के पीछे लगी घायल आदमियों को लाइन को भी। सुलेमान, दानिश, ये सब कहाँ मिल गए तुम्हें और इनकी ये हालत क्यों? दानिश हंसने हुए, निर्भीत के कुछ बावादार आदमी अभी भी इस किंगडम में छिपे बैठे हैं, मुझे तो सिर्फ उनमें से मुट्ठी भर ही मिले हैं। इतना बोलकर दानिश अपने गार्ड्स की तरफ पीछे मुड़ा, जाओ इन सबको कैद कर लो और इन्हें तब तक खाने को मत देना जब तक कि अपने बाकी साथियों का पता नहीं बता देते। दानिश का ऑर्डर सुनकर गाइस उन सभी घायल आदमियों को वहां से के जाने लगे जिन्हें वो किंगडम से ढूंढ कर लाए थे। दानिश को देखकर सारे लड़ाकू हथियार उसे घेर कर खड़े हो गए, उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैरने लगी। दानिश उन सभी को हैरानी से देखकर, अचानक तुम सभी को क्या हुआ, मुझे ऐसे घेर कर क्यों खड़े हो गए? उद्धरण चिन्ह। रूपेश की 2 शादी हुई है, जनरल सिकंदर जानवी के साथ सेटल है, तुम्हें भी प्यार हो गया, हम कुछ दोनों से देख रहे हैं तुझे, तू भी दीप्ति के आगे पीछे भंवरे की तरह उल्टा दिखता है, क्या अभी से दीप्ति ने तुझ पर हस्बैंड वाले हुक्म चलाना शुरू कर दिया या तू खुद जोरू का गुलाम बना रहा है? वीर ने चाइल्डिश स्माइल के साथ दानिश की टांग खींची। हाँ, हमें भी बता, तुम दोनों कब शादी कर रहे हो? रूपेश ने ये बोलते हुए दानिश की गुदगुदी करना शुरू कर दिया। अरे बस करो तुम सभी, मुझे गुदगुदी हो रही है, रुको मैं बताता हूँ। गुदगुदी से दानिश की हंसी भरे ये शब्द उसके मुंह से निकले। सभी लोग दानिश से दूर होकर की जग उसे वहीं घास पर गुदगुदी करके गिरा दिया और खुद उसके ऊपर एक के गए। बेचारा दानिश किसी चपटे पापड़ की तरह दावा रह गया। इतने में वहां दीप्ति आ गई जो इस समय येलो व्हाइट कलर वाले कॉम्बिनेशन का लॉन्ग गाउन पहने हुए थी। तुम सब मेरे दानिश को पापड़ बनाने पर क्यों तुले हो? हटो उसके ऊपर से, इससे पहले वो सच में पापड़ बन जाए। दीप्ति की बात सुनकर सभी लोग उसके ऊपर से हंसने हुए हट गए। वहीं कैस्टल की 2nd फ्लोर वाली विंडो पर खड़ा तनवीर ये सब देखकर मुस्कुराने लगा। सिचुएशंस कैसी भी हो, हमेशा खुश रहना चाहिए, एटलीस्ट खुश रहने से पूरा समय हार मानकर हमसे दूर भाग जाता है। तनवीर ने खुद से ये शब्द बुड़बुड़ाए।
वही क्यूटी जो इस समय काशवी के हाथों सिले गए छोटे बेबी के क्लोथ्स पहने हुए था। वो काशवी से बोला, थोड़ा तो तरस खाओ मुझ पर काशवी, मैं एक लड़का हूँ, वो भी छोटा सा पंडा। तुम मुझे ये लड़कियों के कपड़े पहनाकर मेरी नाक काट रही हो। काशवी अंडस्को क्यूटी को देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए, जब लड़कियां लड़कों के कपड़े पहन सकती हैं तो तुम्हें लड़कियों के कपड़े पहनने में कौन सा टैक्स लग रहा है। टू बी कंटिन्यू। जब 175 फ्लर्ट इन प्रेगनेंसी। वही क्यूटी जो इस समय काशवी के हाथों सिले गए छोटे बेबी के क्लोथ्स पहने हुए था। वो काशवी से बोला, थोड़ा तो तरस खाओ मुझ पर काशवी, मैं एक लड़का हूँ, वो भी छोटा सा पंडा। तुम मुझे ये लड़कियों के कपड़े पहनाकर मेरी नाक काट रही हो। काशवी अंडस्को क्यूटी को देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए, जब लड़कियां लड़कों के कपड़े पहन सकती हैं तो तुम्हें लड़कियों के कपड़े पहनने में कौन सा टैक्स लग रहा है। मिस्टर किंग यहाँ आकर अपनी क्यूट सी वाइफ को समझाए, वो मुझे अपने सिले कपड़ों का मॉडल बनाए बैठी है। लड़कों के कपड़े होते तो बात कुछ और थी, लेकिन ये तो लड़कियों के कपड़े पहना रही है। क्यूटी जिसे काशवी ने पिंक फ्रॉक पहना रखी थी वो तनवीर से शिकायत करते हुए बोला। तनवीर विंडो से दूर होकर काशवी और क्यूटी के पास आया। क्यूटी की हालत देखकर तनवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। स्वीट मेडिसिन, व्हाई डोंट यू टेक अ रेस्ट। इतनी देर तक बैठना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं, बेबी को भी रेस्ट दो। तनवीर क्यूटी की साइड लेते हुए बोला। काशवी अपनी हंसी रोककर, मिस्टर हस्बैंड जी, आप मुझे रेस्ट लेने के लिए कैसे बोल सकते हैं, जबकि मुझे और आपकी बेबी गर्ल को क्यूट को ऐसे देखकर कितना मजा आ रहा है। क्या आप नहीं चाहते आपकी क्यूट बेबी गर्ल एंजॉय करे। काशवी ने तनवीर के सामने उतना क्यूटी फेस बना लिया कि तनवीर कुछ सेकंड के लिए एकदम डम्फाउंडेड रह गया। मिस्टर किंग अपनी वाइफ के इस कटनीस की ट्रैप से बाहर निकलिए और मुझ बेचारे पर तरस खाए। क्यूटी की बातों से तनवीर अपने होश में आया। उसने अपने चेहरे के भाव तुरंत बदले और काशवी को जबरदस्ती अपनी गोदी में बिठा लिया। क्यूटी तुम जाओ, स्वीट मेडिसिन तुम्हें नहीं रोकेगी। अपना मुंह काशवी के कान के पास लाकर धीरे से बोला, स्वीट मेडिसिन, अगर आपने क्यूटी को दोबारा अपने मूड स्विंग का शिकार बनाया तो आपको उसका टैक्स मुझे देना होगा। मुझे नहीं लगता आपको ये बताने की जरूरत है कि टैक्स के तौर पर आप मुझे क्या देंगी। उद्धरण चिन्ह। तनवीर की बात सुनकर काशवी का चेहरा बल्श करने लगा। क्यूटी अपने आप को देखकर तनवीर से झिझकते हुए बोला, मिस्टर किंग, क्या आप सच में मुझे इस पिंक ड्रेस में बाहर जाने को बोल रहे हो। क्यूटी, तुम्हें मैं कोई जोक क्रैक करने के मूड में लग रहा हूँ। नहीं ना तो जाओ बाहर, इससे पहले मेरा मूड बदल जाए और मैं स्वीट मेडिसिन को छोड़ दूँ। तनवीर की कोल्ड आवाज़ सुनकर क्यूटी अच्छे से समझ गया कि वो हस्बैंड वाइफ के बीच उठ रहे लव सेंसेशन को खराब कर रहा है। क्यूटी मजबूरी में अपना मुंह बनाकर वहां से चला गया। तनवीर काशवी की किस करने के लिए उसके होठों के करीब गया, लेकिन अचानक वो रुक गया और काशवी को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। मिस्टर हस्बैंड, क्या बात है, आप कुछ दोनों से अजीब बिहेव कर रहे हो। क्या निर्भीत को लेकर कोई परेशानी उठ रही है। सिकंदर और जानवी ठीक तो है ना। काशवी तनवीर के बिहेवियर से कंफ्यूज थी। स्वीट मैफसन, 3 मंथ हो चुके हैं। निर्भीत पूरी तरह बौखलाया हुआ है, ऊपर से दिन पर दिन उसके वफादार गार्ड्स किंगडम से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे डर है, हम यहाँ ज्यादा टाइम तक नहीं रुक सकते। तनवीर की आवाज में एक डर था। काशवी तनवीर के हाथ को बड़े प्यार से सहलाते हुए, 6 मंथ्स जैसे तैसे कट जाए, डिलीवरी के बाद निर्भीत हो सकता है अपना इरादा बदल दे। वो अपना इरादा कैसे बदल सकता है, जिसका मकसद ही मुझे खत्म करना हो, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि दीप्ति वहां आई। क्वीन किंगडम से एक बूढ़ा वेद आया है। उसका कहना है कि वो न्यू किंग के वारिस को आशीर्वाद देना चाहता है। दीप्ति की बात खत्म होते ही तनवीर बोला, उसे ठीक से चेक करके अंदर आने दो। दीप्ति ने हमें गर्दन हिलाए और वहां से चली गई। कुछ ही देर में एक बूढ़ा सा आदमी अपने हाथों में लाठी लिए उसे टेक टेक कर चला आया। बाबा आए। काशवी की आवाज की दिशा समझकर वो बूढ़ा आदमी काशवी के पास जाकर नीचे बैठ गया। अरे बाबा, आप ऐसे नीचे क्यों बैठ गए? यहाँ ऊपर सोफे पर बैठिए। आप हमारी क्वीन हो, आपके बराबर बैठने की हिम्मत मैं नहीं कर सकता। मैं तो बस आपके बच्चे को आशीर्वाद देने आया हूँ। उस बूढ़े बाबा की बात सुनकर तनवीर हैरानी से उसे देखने लगा। आप इतनी दूर सिर्फ आशीर्वाद देने आए हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तनवीर की आवाज उस बूढ़े बाबा के कानों में पड़ी, जिसे सुनकर वो इधर उधर मुंडी घुमाने लगा। जिसे देखकर काशवी और तनवीर दोनों समझ गए कि वो बाबा अंधा है। काशवी तनवीर की बात को बदलते हुए कहती है, बाबा, आपके किंग का शासन बदल गया, उसके बाद भी आप न्यू राजा के होने वाले बच्चे को आशीर्वाद देना चाहते हो। क्वीन, शासन का लालच किसको नहीं, सभी तख्त पर बैठना चाहते हैं।
लेकिन मैं खुश हूँ कि ये किंगडम अब निर्भीत के क्रूअल शासन से आज़ाद है। मुझे ये तो नहीं पता नया किंग उससे अच्छा होगा या बुरा, लेकिन मैं इस राजा की रिस्पेक्ट जरूर करता हूँ, क्योंकि ये लड़कियों की इज्जत से खेलने वाला राजा नहीं है। पूरे किंगडम में हर माँ बाप इस बात से खुश है। बूढ़े बाबा ने अपनी बात को बोलते हुए एक खुशी महसूस की। काशवी ने स्माइल के साथ तनवीर को देखा, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा था। बाबा, आप किंग तनवीर पर भरोसा रख सकते हैं। इनके होते हुए कोई भी लड़की, औरत या कमजोर शोषण का शिकार नहीं बनेगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। काशवी के शब्दों ने उस बाबा को खुशी से भर दिया। क्वीन, क्या आप मेरा हाथ अपने सर पर रखेंगी? वो क्या है ना, मैं देख नहीं सकता, गत्ती से कही। वो बाबा अपनी आगे की बात बोलते हुए बीच में ही चुप हो गया। काशवी तनवीर की तरफ देखकर समझ गई कि वो बाबा आगे क्या कहने वाला था। उसने बाबा का हाथ पकड़ा और अपने सर पर रख दिया। मेरा आशीर्वाद है, आपके पेट में पल रहे दोनों बच्चे बड़े होकर एक महान इंसान बने। उस बाबा की बात ने काशवी और तनवीर को शॉक्ड कर दिया। उन दोनों के मुंह से हैरानी से एक ही बात निकली, दोनों बच्चे। लेकिन वे बाबा बिना कुछ बोले वहां से जाने लगा। बाबा रुकिए, आपको किसने कहा कि मेरे पेट में 2 बच्चे हैं? लेकिन उस बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। तनवीर ने तुरंत वीर को आवाज लगाई, वीर जल्दी से जाओ और डॉक्टर को ले आओ। वीर तनवीर का ऑर्डर सुनकर पैनिक होकर काशवी की तरफ देखता है। क्वीन, आप ठीक तो हैं ना? क्या आपको कहीं चोट लगी है? सब ठीक तो है ना? काशवी वीर की हैरानी को दूर करती कि तनवीर गुस्से से बोला, तुम्हारी क्वीन बिल्कुल ठीक है, बस तुम जाओ और डॉक्टर को साथ ले आओ। वीर झट से बाहर चला गया। तनवीर काशवी के पेट पर हाथ रखकर खुशी से बोला, क्या सच में तुम्हारे पेट में 2 बच्चे हैं? अगर ऐसा हुआ तो तुम सोच नहीं सकती स्वीट मेडिसिन मेरे सर से कितना बड़ा दुख दूर हो जाएगा। काशवी खुद भी ये सोचकर खुश हो रही थी कि वो एक साथ दो बच्चों को मां बनने वाली है, लेकिन तनवीर की लास्ट की बात ने उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल दिए। दुख? मिस्टर टायरेंट, आप कौन से दुख की बात कर रहे हो? काशवी के सवाल ने तनवीर को होश दिलाया कि वो अपनी खुशी में कुछ ऐसा बोल गया जो उसे नहीं बोलने था। वो बात को घुमाते हुए बोला, स्वीट मेडिसिन, मेरे शब्दों के पकड़ना बंद करो और मेरी खुशी देखो। बस एक बार डॉक्टर कंफर्म कर दे कि हमें ट्विंस होने वाले हैं। 1 घंटे बाद काशवी के रूम की बाहर दीप्ति के साथ 5 लड़ाकू हथियार लाइन से खड़े हुए थे, जैसे उन्हें भी ये जानने की जल्दी हो कि किंग 2 बच्चों का डैड बनने वाला है या एक। दानिश, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। मुझे एक नहीं दो अंकल कहकर बुलाने वाले छोटे शैतान आने वाले हैं। वीर, खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है, लेकिन अभी ये बात कंफर्म नहीं हुई। एक बार डॉक्टर बाहर निकले तो कुछ पता चले। दीप्ति, बस प्रार्थना करो कि क्वीन ट्विंस बच्चों को जन्म दे। कुछ ही देर में डॉक्टर काशवी के कमरे से बाहर आया। डॉक्टर को देखते ही पूरी पलटन उसे घेर कर खड़ी हो गई। एक एक ने अपने सवालों के मुंह के बेचारे डॉक्टर के मुंह पर मरना शुरू कर दिया। डॉक्टर, जल्दी बताए, ट्विंस है ना? दोनों बच्चे ठीक से डेवलप हो रहे हैं ना? मैंने सुना है ट्विंस होने पर माँ का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्वीन के लिए प्रिस्क्रिप्शन बता दिया आपने? एक बार मुझे भी बता दीजिए, किंग के भूलने पर मैं क्वीन को खिला दूंगी। दोनों बच्चे की हॉट बीट बन गई। क्या वो दिखने में एक जैसे होंगे? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर बेचारा एकदम से इतने सारे सवाल सुनकर चिल्ला उठा, चुप चुप चुप, आप सभी के सवालों का सिर्फ एक जवाब है मेरे पास। अगर कुछ देर आप सभी चुप रहो तो मैं बताने की गलती करूं। डॉक्टर को ऐसे देखकर वो सभी समझ गए कि वो बेचारे डॉक्टर को अपने सवालों से पागल करने में लगे हुए थे। सभी को चुप देखकर डॉक्टर ने अपने माथे का पसीना पोंछा और शांत होकर बोला, आप सभी को फहमी हुई है। क्वीन का वेट ज्यादा है, इसलिए आपको लगा होगा कि वो ट्विंस को कैरी किए हुए हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सभी के चेहरे पर निराशा आ गई। 5 महीनों बाद मॉर्निंग में काशवी बाथ लेकर मिरर के सामने खड़ी थी। इस समय सिर्फ सिल्की बाथ रॉब पहने वो अपने पेट को देख रही थी। बेबी, आप बढ़ने के लिए मैमा के पेट में ज्यादा स्पेस ले रहे हो या आपकी मम्मा जरूरत से ज्यादा मोटी हो गई है? ऐसा लगाता है एक नहीं 4-5 बच्चे मेरे पेट में जगह बना रहे हैं। काशवी अपने पहले से 3 गुना भर चुके शरीर को देखकर खुद से ही बातें कर रही थी। वहीं बेड पर शर्टलेस लेटा तनवीर काशवी को खुद से बातें करता देख स्माइल कर रहा था। काशवी अपने बालों में कानगा जीने लगी, तभी उसके हाथ से वो कानगा नीचे गिर गया। ओहो, अब ये कानगा भी उठाना पड़ेगा। काशवी अपना मुंह बाना कर कानगा उठाने के लिए नीचे झुक रही थी कि तनवीर ने उसे टोकते हुए तेज आवाज में कहा, स्वीट मेडिसिन, सोचना भी मत, तुम्हें मैंने झुकने के लिए मना किया है। मिस्टर ट्यांट, हद होती है किसी बात की। क्या अब मैं फ्लोर पर गिरा हुआ कानगा भी नहीं उठा सकती?
काशवी का मुंह गुस्से से फूला हुआ था। नहीं, आपकी जगह मैं झुकने के लिए तैयार हूँ, तो आप क्यों इतनी मेहनत कर रही है? तनवीर बिना शर्ट के बेड से बाहर आया और झुककर कांगा उठाया। जब से आपको वो बूढ़ा बाबा दोबारा मिला था, आप मुझे बिल्कुल भी मेरी मर्जी का कुछ करने नहीं देते, ऊपर से मुझे डांटते रहते हो। काशवी ने अपना मुंह गुस्से दे दूसरी तरफ घुमा किया। तनवीर ने काशवी के बालों में कंघी फेरते हुए, स्वीट मेडिसिन, डोंट बी एंग्री, मैं आपको आपके मन की करने से कहाँ रोकता हूँ। मैं तो बस वो चीजें नहीं करने देता जो हमारे बेबी के लिए डेंजरस हैं। काशवी अपनी तिरछी आंखों से तनवीर को घूरते हुए, डांस करना, आइसक्रीम खाना, पार्क में घूमना, जोर से हंसना, सीढ़ियों से उतरना, म्यूजिक सुनना, क्या ये सब बेबी के लिए डेंजरस है? हाँ, सब डेंजरस है, बस कुछ दोनों की बात है। वैसे भी ये आपका 9वां महीना चल रहा है, डिलीवरी होते ही आपको कोई नहीं रोकेगा। तनवीर ने काशवी के सर पर किस करते हुए कहा। मिस्टर हस्बैंड जी, आपको नहीं लगाता आप जो मुझे हर रात 2 घंटे किस करते हो, मुझे टच करते हो, वो भी बेबी के लिए डेंजरस होगा। आपके टच करने की वजह से मेरा साइज जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। काशवी ने मिरर में खुद की अपर बॉडी स्टंट देखकर कहा। तनवीर शरारती स्माइल करते हुए, स्वीट मेडिसिन, मैं तो ये सब बेबी के लिए ही कर रहा हूँ। अब जरा सोचो, बेबी के आने के बाद इन स्तन पर उनका कब्जा हो जाएगा। ऐसे में अगर ये छोटे रहे तो ना तो मेरा पेट भरेगा ना ही उसका। इंग्लिश मेरी मेहनत से ये बड़े हो गए। काशवी तनवीर की बातें सुनकर उसे घूरकर आंखें दिखाने लगी। जरा नीचे झुकिए, काशवी ने मिस्टीरियस लुक के साथ तनवीर से कहा। तनवीर हल्का नीचे झुका। काशवी ने उसका राइट कान पकड़ किया और प्यार वाले गुस्से से बोली, दिन पर दिन आप बहुत नॉटी होते जा रहे हो। एक बार मेरे बेबी को आने दो, तुम्हें तो अपने पास भी नहीं आने दूंगी। अपनी बात बोलते हुए काशवी ने कान छोड़ दिया। तनवीर स्माइल करते हुए, स्वीट मेडिसिन, भूलना मत बेबी से पहले मैं इनका हकदार हूँ और मुझे मेरा हक लेने से कोई नहीं रोक सकता, मेरा छोटा सा होने वाला बेबी भी नहीं। तनवीर ने काशवी के उभरे हुए स्तन की तरफ इशारा किया। काशवी तनवीर की फ्लाटी बातों को और नहीं सुन सकती थी। उसने अपने रेड हो रही चेहरे को तनवीर की बॉडी से दूर किया और बोली, अपनी बेबी और बेबी से मन भर गया हो तो जरा बात लेकर अपने किंग की ड्यूटी पूरी करने का सोच लो। तनवीर अपना मुंह बनाकर, स्वीट मेडिसिन, तुम मुझे खुद से दूर क्यों पुश करती रहती हो? क्या कभी एक दिन ये नहीं बोल सकती कि आज मत जाओ, मेरे साथ रहो, मुझे प्यार करो? उद्धरण चिन्ह। काशवी कुछ कहती कि किसी ने डोर नॉक किया। किंग जाने का टाइम हो गया, सभी वेट कर रहे हैं। और कुछ देर में आता हूँ, तुम जाकर बोल दो, तनवीर ने बिना डोर ओपन किए कहा। वहीं दूसरी तरफ जानवी के रूम में, जानवी जो अब पहले से पूरी तरह बदल चुकी थी, वो अपने हस्बैंड सिकंदर की कॉलर ठीक करते हुए उसके बेहद करीब खड़ी थी। जंगली, आज तुम्हारे ये गोल मटोल गाल बहुत चमक रहे हैं, क्या कोई खास बात है? सिकंदर ने जानवी के दोनों कंधों पर अपनी बाहें डालकर प्यार से पूछा। तनवीर अपने 7.5 महीने के बड़े हुए पेट पर हाथ रखकर, खास बात तो है, मेरे और क्वीन की तरह दीप्ति भी प्रेग्नेंट है। खुशी की तो बात है ना, इस कैस्टल में बच्चों की किलकारी जल्दी ही सुनाई देगी। ये तो सच में खुशी की बात है, दानिश भी पिता बनने वाला है। लेकिन तुम थोड़ा अपने खाने पीने पर अच्छे से ध्यान दो, दो बच्चे पेट में पल रहे हैं और तुम्हारा वजन सिर्फ 123 किलोग्राम है, सिकंदर ने जानवी के पेट पर हाथ रखकर कहा। जब 176, दानिश तुम तो छुपे रुस्तम निकले। तनवीर अपने 7.5 महीने के बड़े हुए पेट पर हाथ रखकर, खास बात तो है, मेरे और क्वीन की तरह दीप्ति भी प्रेग्नेंट है। खुशी की तो बात है ना, इस कैस्टल में बच्चों की किलकारी जल्दी ही सुनाई देगी। ये तो सच में खुशी की बात है, दानिश भी पिता बनने वाला है। लेकिन तुम थोड़ा अपने खाने पीने पर अच्छे से ध्यान दो, दो बच्चे पेट में पल रहे हैं और तुम्हारा वजन सिर्फ 123 किलोग्राम है, सिकंदर ने जानवी के पेट पर हाथ रखकर कहा। आपको इतना वजन कम लग रहा है, जरा मुझे ध्यान से देखिए, पहले से इतनी मोटी हो चुकी हूँ कि कोई भी मुझे देखकर पहचान नहीं पाता। अब क्या आप मुझे अपने ट्विस्ट बच्चों के चक्कर में मोटा कर करके गुब्बारा बनाना चाहते हो? जानवी के शब्दों में एक बच्चों जैसा गुस्सा था। आफ्टर ऑल अपना पूरा फिगर खराब होने के बाद कौन सी लड़की शांत रह सकती है? जंगली, इसमें गुस्सा होने जैसी तो कोई बात नहीं, और किसने कहा तुम मोटी हो गई हो? मेरे नज़र से देखो, तुम तो इस समय मुझे सबसे प्यारी और सेक्सी वाइफ लग रही हो। अच्छा चलो अब इसी बात पर मुझे एक किस दे दो। सिकंदर ने जानवी के चेहरे के पास अपने होठों को किया। अपने सिकंदर की बात सुनकर जानवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। प्रेगनेंसी का टाइम ही तो ऐसा टाइम होता है जब एक लड़की का शरीर पूरी तरह बदल जाता है। मूड स्विंग दिन पर दिन चिड़चिड़ा बनाते हैं। ऐसे में कितने ही कम हस्बैंड होते हैं अपनी वाइफ को स्माइल के साथ स्पेशल फील करवाने वाले।
जानवी को इस समय सिकंदर की केयर साफ मालूम पड़ रही थी। उसने सिकंदर के चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके राइट चिक पर किस कर ली। जंगली, ये क्या बात हुई? मेरे होठों तुम्हारे सामने है और तुम मुझे बच्चों की तरह गाल पर किस दे रही हो? मुझे होठों पर चाहिए। सिकंदर ने अपना मुंह छोटे बच्चों की तरह फूलाकर जानवी के सामने दोबारा अपने होठों को किया। जानवी सिकंदर को ऐसे देखकर स्माइल करने लगी। उसने सिकंदर की तरफ अपने होठ बढ़ाए और बिना कुछ बोले उसके होठों को छू लिया। वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को किस करते हुए एक दूसरे में पूरी तरह गुम हो चुके थे। उन्हें होश ही नहीं रहा कि सुबह का टाइम है। जैसे ही जानवी को इस बात का होश आया, उसके सिकंदर के हाथ को अपनी बॉडी पर चलते हुए रोक दिया। ये आप क्या कर रही है? सुबह सुबह, चलिए मुझे छोड़िए, वैसे भी आपको किंग के साथ बाहर जाना है। सिकंदर वॉल की तरह गुस्से से देखकर, जंगली तुम न सच में मुझे कभी भी जी भरकर मुंह मीठा नहीं करने देती, डेविल वाइफ हो तुम। अच्छा जी, तो अब मैं डेविल वाइफ हो गई। खुद को इतना बेचारा दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, मुझे अच्छे से पता है आपका कितना जी भरता और कितना नहीं। अभी के लिए आपका मुंह मीठा हो गया ना, तो जाए अपना काम कीजिए। वैसे भी इतने महीनों से निर्भीत को पागल बनाकर रखा है, आज के काम से वो 1-2 महीने तक फिर से शांत रहेगा। अपनी वाइफ जानवी की बात में निर्भीत का जिक्र सुनकर सिकंदर के चेहरे के भाव सीरियस हो गए। उसने जानवी के माथे पर किस किया और बिना आगे पीछे कुछ बोले रूम से बाहर चला गया। काशवी के रूम में तनवीर बात लेकर पूरी तरह रेडी खड़ा था और खुद को मिरर में देख रहा था। मिस्टर टायरेंट को देखो, कितने हैंडसम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे डैड बनने के दिन पास आ रहे हैं, इनके चेहरे का ग्लो बढ़ता जा रहा है। काशवी अपनी गर्दन टेढ़ी करके तनवीर को सुन नजरों से देख रही थी। मिरर में काशवी को देखकर तनवीर के चेहरे पर मुस्कान थी। स्वीट मेडिसिन, मुझे ऐसे देखना बंद करो, जानती हो ना तुम्हारी ऐसी नजरों से देखना ही तुम्हें पूरी रात ठीक से सोने नहीं देता। काशवी की कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े वो इधर उधर देखने लगी। तनवीर काशवी की तरफ बढ़ा और उसके पास सोफे पर बैठ गया। स्वीट मेडिसिस, अपनी ऐसी नजरों से मुझे मत देखा करो, तुम जानती ही ना तुम्हारा 8वां महीना चल रहा है। ऐसे में तुम ना तो खुद के पास झेल सकती हो और ना ही मुझे पूरी रात ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा देख सकती हो। तुम्हें ऐसे देखकर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है खुद को रोकना। तनवीर ने ये बोलते हुए काशवी के सर से अपना सर जोड़ रखा था। मिस्टर टायरेंट, मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों से आपको रोज रात ठंडे पानी का सवार भी शांत नहीं करवा पा रहा, और हो सकता है डिलीवरी के बाद भी कुछ टाइम आपको मुझसे दूर रहना पड़े, लेकिन मैं क्या करूँ, आप उतने हैंडसम होते जा रहे हैं कि मेरी नज़र आपसे हटने का नाम हाय नहीं लेती। इतने में इन दोनों को डिस्टर्ब करते हुए वीर ने डोर नॉक किया। तारांकन किंग जनरल सिकंदर भी आ गए हैं, आपको और कितना टाइम लगेगा? वीर की आवाज़ सुनकर तनवीर इरिटेट होकर डोर खोलकर उसे घूरने लगा। वीर तनवीर को ऐसे देखकर घबरा गया। क्या बात है किंग, क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया या गलत टाइम पर आ गया? वीर की आवाज़ सुनकर पीछे से काशवी स्माइल करते हुए बोली, वीर डोंट वरी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस समय आपके किंग का गुस्सा बेवजह का है, तुम जाओ, तुम्हारे किंग बस आ ही रहे हैं। काशवी की बात सुनकर वीर ने एक नज़र अपने कोल्ड एक्सप्रेशन लिए घूर रहे किंग को देखा और वो तुरंत आगे कुछ कहे नीचे चला गया। हॉल में वीर, हार तू किंग को बुलाने गया था तो अकेले क्यों वापस आया है? किंग कहाँ है? वीर को अकेले आता देखकर रूपेश ने हैरानी से पूछा। वीर अजीब से भाव के साथ घिरे से ना जाने किंग को अचानक क्या हो जाता है। अभी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने बहुत गलत टाइम पर उन्हें डिस्टर्ब कर दिया हो। दानिश ये बात सुनकर स्माइल करे लगाता है। अच्छा तो ये बात है वीर, तुम नहीं समझिगे, वैसे भी ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो। दानिश की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। डोंट टेल मी, तुम्हारा भी प्रमोशन होने वाला है? आई मीन तुम भी डैड बनने वाले हो? वीर ने दानिश से ये पूछते हुए अपनी हैरानी भरी एक्साइटमेंट दिखाई। लड़ाकू हथियार, तुम सब पूरी तरह तैयार हो ना आज के मिशन के लिए? ध्यान रखना कुछ भी हो जाए, आज तो वेजेश वीर सुलेमान तीनों को अपना बेस्ट देना पड़ेगा। पीछे से आ रहे सिकंदर ने अपनी बात कही। अपने जनरल की बात सुनकर वो सभी हाँ में गर्दन हिलाते हैं। तभी सिकंदर उन सभी से अपनी नजरें दानिश की तरफ शिफ्ट करके अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। दानिश सिकंदर के साथ हैंड शेक करते हुए उसे हैरानी से देखने लगता है, जब तक कि सिकंदर अपने मुंह से उसे कंग्रेचुलेशंस नहीं बोलता। कॉन्ग्रेचुलेशंस दानिश, फादर बनने वाले हो, अब तो खुल के मुस्कुराया करो मेरे और किंग की तरह। सिकंदर की बात सुनकर वहां खड़े बाकी लोग ये सुनकर हैरान हो गए। दानिश, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम च 177 मनपसंद लड़की की खोज।
आज पूरे किंगडम में सभी लड़कियों के बीच एक अजीब सी प्रतियोगिता लगी हुई थी। सभी की सभी जवान लड़कियां एक दूसरे से ज्यादा अच्छी लगना चाहती थी, जैसे आज उनका सपनों का राजा उन्हें चुनने वाला हो। जब से मैंने सुना है वीर सुलेमान विजय शास्किंग और जनरल सिकंदर के साथ अपने लिए वाइफ ढूंढने आ रहे हैं, मैंने तो अपनी तीनों बेटियों को सबसे महंगे कपड़े दिलवा कर उन्हें सुंदर से सुंदर बना दिया है। एक बार बस वो तीनों मेरी बेटियों को देख ले, उनका दिल तुरंत मेरी तीनों बेटियों पर आ जाएगा। एक लेडी अपने बड़े से घर के बाहर अपनी तीनों बेटियों के साथ खड़ी अपनी पड़ोसन से ये सारी बातें बोल रही थी। दूसरी लेडी एटीट्यूड से, तुम तो रहने ही दो, तुम्हारी तीनों बेटियां मेरी बच्चियों के सामने एकदम फीकी है। देखो, मैंने तो अपनी बेटियों को सोने से पूरा लाद दिया है। मुझे पूरा यकीन है मेरी ही बेटियां क्रिस्टल के महान वीरों की पत्नियां बनेंगी। किसी की एक बेटी तो किसी की दो, किसी की तीन, लेकिन सभी अपनी लड़कियों की बड़ाई करते नहीं थक रही थी। वहीं मुंडेर पर बैठी तीन सहेलियां जो बचपन से एक दूसरे के साथ रही खेली बड़ी हुई, वो एक दूसरे से बातें कर रही थी। तारांकन मीनाक्षी, जब से न्यू किंग का शासन आया है किंगडम जितना बदल गया है ना। नेहा, इसमें कोई शक नहीं। मैंने तो ये भी सुना है नया किंग अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, उसकी हर बात मानता है, इसलिए तो किंगडम में इतना कुछ मॉडिफाई हुआ है। मिस्टी, तू क्यों चुप बैठी है, कुछ बोलना। यार क्या बोलूं, हम तीनों जवान हैं, हमारे माँ पिता ने हमें बचपन से पुराने जनरल से छिपा कर रखा। हम लोगों को सेफ्टी तो मिली, लेकिन अब हम तीनों की शादी ना जाने किससे होगी, जो हमें अलग अलग कर देंगे। किस्मत का भरोसा तो नहीं, लेकिन मैं तुम लोगों के बिना अपना एक दिन भी नहीं सोच सकती। ऐसे में घर वाले शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तारांकन, मिस्टी यार चिंता क्यों करती हैं, शादी जब होगी तब होगी, फिलहाल जितना टाइम बचा है हमारे पास हमें एक दूसरे के साथ बिता लेना चाहिए। वैसे भी आने वाले समय को लेकर अभी से फिक्र करेंगे तो जल्दी मर जाएंगे, अपनी दोस्त मिस्टी को समझाते हुए ने मीनाक्षी बोली। तभी कुछ देर बातें करने के बाद नेहा एकदम से बोली, वैसे मीनू, मीनाक्षी तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? उद्धरण चिन्ह, मीनू, वैसे जैसा चाहिए वैसा मिलना मुश्किल है तो बता कर क्या फायदा। मिस्टी, यार फिर भी बता ना। मीनू, जैसा तुम दोनों को चाहिए, लेकिन बस एक क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, जब तक वो जिंदा रहे सिर्फ मुझे ही प्यार करे, किसी दूसरी औरत को देखे भी नहीं, बिल्कुल अपने किंग की तरह। मीनू यार ये तो सच में मुश्किल है, लड़कों की नियत कभी एक लड़की से भरी नहीं। वैसे भी लड़के कितने भी शादी कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगाता कोई भी लड़का सिर्फ एक लड़की के साथ खुश रह सकता है। रियाया किटी तो यही कहती हैं, लेकिन फिर भी मुझे किसी ऐसे ही लड़के का इंतजार है। मीनू, तुम दोनों लड़के के बारे में सोच रही हो और यहाँ मैं ये सोचकर परेशान हो रही हूँ, हम तीनों शादी के बाद एक दूसरे को देखने के लिए भी तरस जाएंगे। एक बार घर गृहस्थी में पड़ने के बाद ऐसा ही होगा, नेहा ने अपनी आंखों में नमी लाते हुए कहा। मिस्टी, मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है, हम दोनों एक ही लड़के से शादी कर लेते हैं। मिस्टी की बात सुनकर नेहा और मीनू उसे घूर कर देखने लगी। अभी अच्छी दोस्त है, अगर तेरी बात मान ली तो सौतन बनकर एक दूसरे की जान के दुश्मन बनकर रह जाएंगे, इससे अच्छा तो हम दूर दूर ही सही रहेंगे। वो तीनों मुंडेर पर बैठी एक दूसरे से बातें ही कर रही थी, तभी उनके कानों में नीचे मचे झगड़े की आवाज़ें गई। अरे ये औरतें झगड़ क्यों रही है? उद्धरण चिन्ह, चलो नीचे चलकर देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ किंग अपने पांचों लड़ाकू हथियार और जनरल सिकंदर के साथ किंगडम के अंदर इंटर हो चुके थे। तनवीर के चेहरे पर मैक्स था ताकि कोई उसे निर्भीक ना सामने लगे। किंग, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपको क्वीन मिली, मुझे जंगली किस्मत से मिली और हमें प्यार हो गया, लेकिन इन तीनों को अभी तक कोई लड़की पसंद कैसे नहीं आई? तनवीर, मुझे तो इन तीनों में ही गड़बड़ लगती है। वीर रूपेश सुलेमान, जरा मेरी बात सुनो, मुझे सच सच बताओ, तुम लोगों के अंदर सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब कि तुम्हें लड़कियां पसंद तो आती है ना? अपने किंग की बात का मतलब समझते ही वीर विजय सुलेमान के चेहरे के भाव देखने लायक थे। किंग, आप ये क्या पूछ रहे हैं? ऑफ कोर्स हमें लड़कियां पसंद है, लेकिन आज तक हमें कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं जिसे देखकर हमारा दिल धड़का हो, इसलिए कभी किसी लड़की के करीब जाने का मन नहीं किया। वीर ने हड़बड़ाते हुए कहा। हाँ किंग, वीर बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे भी लड़कियां ही पसंद है, लेकिन आपके साथ जंग लड़ने के अलावा हमने दूसरी बातों पर कभी ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। विजेश ने भी किंग का मतलब समझ लिया। उनकी बात सुनकर तनवीर और सिकंदर स्माइल करने लगे। दानिश, वैसे आज तुम तीनों को अपनी पसंद की लड़की ढूंढनी ही पड़ेगी। किंग, खुद तुम लोगों के साथ यही देखने आए हैं कि आखिर तुम्हारी पसंद है कैसी। दानिश, तुम्हें दीप्ति मिल गई तो ठीक है, लेकिन हम तीनों कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। वैसे भी मुझे तो कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे पहली नज़र ने ही पागल कर दे, वीर ने कहा और आसपास नजरें दौड़ाने लगा।
तभी उसकी नज़र भीड़ में मौजूद दो आदमियों पर गई, जिनके चेहरे काले कपड़े से ढके हुए थे। वीर ने अपने कदमों की रफ्तार धीमी की और विजेश सुलेमान का हाथ थामकर उन्हें किंग और सिकंदर से पीछे चलने का इशारा किया। क्या बात है वीर, तुमने हमें ऐसे क्यों रोका? विजेश ने हैरानी से पूछा। वीर उन दोनों आदमियों की तरफ इशारा करते हुए, मुझे वो दोनों आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहे। वैसे तो हम लोग आम नागरिक की तरह ही लग रहे हैं, लेकिन वो कब से हम सभी का पीछा कर रहे हैं, जैसे वो जनता हो हम कौन है। वीर की बातों ने विजेश और सुलेमान को चौकन्ना कर दिया। किंग और सिकंदर को उन तीनों के पीछे गायब होने की खबर तक नहीं हुई और वो तीनों जो अपने लिए आज लंकी पसंद करने किंगडम में आए थे वो उन दोनों आदमियों का पीछा करने चले गए। तनवीर, सिकंदर मुझे तुमसे कुछ पूछना था। सिकंदर, किंग आपको मुझे जो भी पूछना है बेझिझक होकर पूछिए, ऐसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं आपको। सिकंदर अपना गला साफ करके धीमी आवाज में, तुम रात में जानवी से दूर रह लेते हो। सिकंदर ये सुनकर समझ गया तनवीर क्या पूछना चाहता है। उसने हल्का उकवार होकर कहा, किंग सच बताऊं तो बिल्कुल नहीं, ये जानते हुए भी कि उसका डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है मैं खुद को उस देर दूर नहीं रख पाता, इसी चक्कर में मुझे ठंडे पानी से खुद को शांत करना पड़ता है। जब 178 3 ब्यूटीफुल ब्राइड्स। तनवीर अपना गला साफ करके धीमी आवाज में, तुम रात में जानवी से दूर रह लेते हो। सिकंदर ये सुनकर समझ गया तनवीर क्या पूछना चाहता है। उसने हल्का उकवार होकर कहा, किंग सच बताऊं तो बिल्कुल नहीं, ये जानते हुए भी कि उसका डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है मैं खुद को उस देर दूर नहीं रख पाता, इसी चक्कर में मुझे ठंडे पानी से खुद को शांत करना पड़ता है। सिकंदर ने तनवीर को एक दोस्त भरे भाव से अपने मन की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बेबी आने की खुशी अपनी जगह बहुत है मुझे, लेकिन अपनी जंगली को पूरी तरह फील ना कर पाने का दुख मैं कैसे बताऊं ये समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी हालत मुझसे अच्छे से कौन समझ सकता है। मैं भी खुद को बहुत रोकने की कोशिश करता हूँ, बट सारी कोशिशें नाकामयाब रहती है, मजबूरन मुझे भी ठंडे पानी से शावर करना पड़ता है। तनवीर ने भी सिकंदर को बिल्कुल दोस्त की तरह अपनी बात कही। वैसे किंग, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अचानक सिकंदर ने अपने भाव सीरियस कर तनवीर से कहा। अपनी बात जानती रखो, मैं सुन रहा हूँ। तनवीर ने अपने कदमों को रोक दिया और सिकंदर की तरफ ध्यान से देखने लगा। निर्भीत की नज़र में, मैं अभी तक 5 महीनों से आपको और क्वीन को ढूंढने निकला हुआ हूँ। मुझे लगता है वो मेरे भेजे जा रहे झूठे संदेशों पर शक न करने लगे। एक बार मुझे वापस शिवकोटी जाकर खुद वहाँ के हालत का जायजा लेना चाहिए। सिकंदर ने अपनी बात में सीरियसनेस बढ़ा कर कहा। वहीं किंग और सिकंदर को पीछे रुककर बातें करता देख दानिश और रूपेश भी वापस पीछे उनकी तरफ आ गए। सिकंदर, तुम्हें अभी उस निर्भीत के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जानवी और स्वीट मेडिसिन किसी भी वक्त बच्चों की जन्म दे सकती है। ऐसे हालत में उन्हें निर्भीत से जुड़ी किसी भी बात को लेकर टेंशन देना सही नहीं होगा। जहां तक बात रही निर्भीत के शक करने की, तो वो अच्छे से जानता है। सिकंदर एक बार जिस काम को ठान लेता है उसे ओरा किए बिना नहीं रहता। वो वहां बैठा यही सोच रहा होगा कि तुम मुझे और क्वीन को ढूंढ रहे हो। तनवीर ने सिकंदर के कंधे पर हाथ रखकर उसे बेहद सर्द लहजे में समझाया। जनरल सिकंदर, किंग बिल्कुल सही कह रही है। इस किंगडम के सभी गार्ड सीमा पर पूरी नजर रखते हैं। बाहर का कोई आदमी यहाँ एंटर नहीं हो सकता, और निर्भीत को इस राज्य में हो चुकी तख्ता पलट के बारे में पता ना चले, इसलिए हर महीने हम उसे उसके आदमियों और मर चुके मंत्रियों के नाम पर झूठे संदेश भिजवाते ही रहे हैं। तो आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दानिश ने तनवीर की बात को और मजबूत बनाकर सिकंदर से कही। क्या होगा अगर निर्भीत खुद कभी शिवकोटी से बाहर अपने किंगडम में आने की सोच बना बैठा? सिकंदर ने अपनी बात में हल्का डर पैदा करने के भाव भर दिए। सिकंदर, डोंट बी सो नेगेटिव, तुम भी अच्छे से जानते हो और मैं भी, वो कभी भी शिवकोटी के गार्ड्स को ये पता नहीं लगने देगा कि वो तनवीर नहीं, इसलिए वो कभी यहाँ आने की नहीं सोचेगा। और दूसरी बात, अगर आ भी गया तो इस बार ये पूरा किंगडम उसके खिलाफ खड़ा है, ऊपर से हम सब भी उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सिकंदर ने निर्भीत की सोच का दायरा तय करते हुए अपनी बात कही। सिकंदर और कुछ कहता कि दानिश और रूपेश का ध्यान वीर सुलेमान विजेश की गैर मौजूदगी पर गया। किंग, जिनके लिए हम भेष बदल कर दुल्हन ढूंढने आए हैं वो तीनों ना जाने कहाँ गायब हो गए। उद्धरण चिन्ह। दानिश ने आसपास की भीड़ पर नजरें घुमाई। सिकंदर और तनवीर भी हैरान हो गए, लेकिन अगले ही पल सभी के सभी चुलौकाने हो गए, जैसे उन्हें कोई गड़बड़ होने के संकेत मिल रहे हो। वहीं दूसरी तरफ कैस्टल में क्यूटी जानवी दीप्ति काशवी के कमरे में बैठे उसके साथ बातें कर रहे थे। दीप्ति, तुम्हारा दानिश तो बहुत तेज निकला। शादी हुई 5 महीने भी नहीं हुए कि तुम्हें खेलने के लिए खिलौना भी दे दिया, जानवी ने दीप्ति को झेलते हुए कहा।
दीप्ति ब्लश करते हुए, इसमें तेज की क्या बात है? क्वीन और तुम्हारे बच्चों के साथ खेलने के लिए एक और साथी उन्हें मिल जाएगा, और वैसे भी मुझे भी माँ बनने की फील करनी थी। काशवी दीप्ति और जानवी के साथ बेड पर अपने बेबी बम को संभालते हुए बैठी। जानवी बस करो, बेचारी को छेड़ने के अलावा तुम्हें और कुछ काम नहीं। कुरीन, मेरे पति देव मुझे कुछ और काम करने भी कहा देते हैं। आपको पता है, कल बात लेकर बाहर आई तो वो मुझे गुस्से से घूरने लगे। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर अचानक वो मेरे हाथों से कपड़े लेकर मुझे डांटने लगे। जानवी अपनी बात आगे जारी रखकर बोली, जब मैंने उनसे पूछा क्यों मुझे डांट क्यों रहे हो तो पता उन्होंने क्या कहा? जानवी और दीप्ति हैरानी और एक्साइटमेंट से, क्या कहा सिकंदर ने? कल से मैं खुद तुम्हें नहलाऊंगा और कपड़े पहनाऊंगा। अब बताओ, ये भी कोई बात हुई? मुझे नहाने के लिए भी मना कर दिया, वो भी वो खुद करना चाहते हैं। जानवी, तुम मानो ना मानो, तुम्हें नहलाने का काम सिकंदर जरूर करके रहेगा। काशवी और दीप्ति ये बोलते हुए हंसने लगी। वैसे एक बात तो है, हम तीनों के हस्बैंड हमसे प्यार बहुत करते हैं, तभी तो हमसे दूर नहीं रह पाते। दीप्ति ने दानिश के साथ बिताए कुछ खास लम्हे याद करते हुए कहा। तीनों की तीनों अपनी अपनी प्राइवेट बातें कर रही थीं। वहीं क्यूटी बेड के एक कोने में लेटा इनकी बातें सुन रहा था। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर पहले की तरह कोई चिंता नहीं थी। वैसे जानवी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हारे पेट में जुड़वा बच्चे हैं, फिर भी तुम्हारा पेट मेरे पेट से छोटा क्यों है, जबकि ट्विंस वाले बच्चों के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती है? काशवी ने अचानक से अपने और जानवी के पेट को देखकर पूछा। जानवी, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये देखिए कि मेरा पूरा शरीर पहले से कितना भर गया है। तुम्हें पता है, मुझे कुछ टाइम से ऐसा लगाता है जैसे मेरे पेट में 1 2 नहीं 3 4 बच्चे घूम रहे हो। काशवी ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। वही किंगडम की भीड़ में अपना चेहरा छिपाए वीर सुलेमान घर के बाहर चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर उन दोनों को ढूंढ रहे वीर सुलेमान विजेश गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, जैसे भाते हुए उनकी सांसें चढ़ गई हो। वीर, भाग कर तो इसी तरफ आए थे वो दोनों, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए? विजेश, एक तो गायब हो गए, ऊपर से पता भी नहीं चला आखिर वो हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। विजेश, कुछ भी उनका हाथ लगना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो वो निर्भीत के आदमी हो। चलो अलग अलग फैलकर उन्हें ढूंढते हैं। नहीं रुको, अलग अलग होने की जरूरत नहीं। वो देखो, उस घर की विंडो कुछ देर पहले खुली थी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र वहां गई किसी ने झट से बंद कर दी। हो ना हो वो दोनों वही छिपे हैं। वीर, तुम और सुलेमान पीछे से जाओ, मैं राइट से जाता हूँ। वो तीनों अलग अलग होकर उस घर को घेर चुके थे। जैसे ही वो तीनों उस घर के हॉल में पहुंचे, उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो यहीं कहीं छिपे बैठे होंगे। बी केयरफुल, वो हम पर अटैक भी कर सकते हैं। वो सभी चौकन्ने होकर एक कमरे की तरफ बढ़ने लगे, जहां से कुछ सेकंड पहले उन्हें कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी थी। वीर ने एकदम से डोर को लात मारकर तोड़ दिया और सुलेमान विजेश के साथ तुरंत अंदर चला गया। लेकिन इससे पहले वो उस कमरे में कुछ देख पाते, एक काला बड़ा सा कपड़ा उनके ऊपर पड़ा और वो तीनों उससे पूरी तरह ढक गए। उनकी बॉडी पर उन्हें लट की मार महसूस होने लगी। नेहा, मिसठी, जोर से मारो इन्हें, अगर ये बाहर निकल गए तो हमें नहीं छोड़ेंगे। मीनू ने नेहा मिसठी के साथ अपने हाथ में ले रखे लट से जोर जोर से चिल्लाते हुए वीर सुलेमान विजेश को मरना चालू कर दिया। वही कपड़े की वजह से वीर विजेश सुलेमान खुद को उस मार से नहीं बचा पा रहे थे। पीठ पीछे वार करता है, काया तो गया। विजेश वीर सुलेमान ने अपने ऊपर बड़े उस काले कपड़े को हटाया और उन्हें मार रही उन तीनों लड़कियों को देखकर वो लोग हैरान रह गए। अपनी आंखें बंद किए, वो बस लट हवा में घुमाए जा रही थी। जैसे उन्हें डर तो बहुत कह रहा था, लेकिन अपने घर में घुसपैठ करने वालों को वो बेहोश करके ही छोड़ेंगी। हे स्टॉप, तुम तीनों पागल हो क्या? हमें मरना बंद करो, इससे पहले हमें गुस्सा आ जाए। वीर ने मीनू के हाथ को पकड़कर गुस्से से कहा। मीनू हल्का देते हुए, एक तो हमारे घर में जबरदस्ती घुस आए, ऊपर से हमें ही पागल बोल रहे हो। क्या तुम जानते नहीं नए किंग के गार्ड्स किंगडम में घूमते रहते हैं, एक आवाज लगाने पर तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर रख देंगे। विजेश मिस्ठी की तरफ देखकर, तुम तीनों ने कोई कसर छोड़ी हो तब तो गार्ड्स पूरा करेंगे, सारी हड्डी पसली तो तुम लोगों ने ही तोड़ दी। नेहा गुस्से से, तो किसने कहा था चोरों की तरह हमारे घर में घुसने के लिए? उद्धरण चिन्ह। सुलेमान नेहा को घूरते हुए, हमें लगा यहाँ कोई है। जाहिर सी बात है, ये घर से तो यहाँ कोई ना कोई तो होगा ही। जेल में नहीं जाना चाहते तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। नेहा ने सुलेमान को घूर के देखते हुए कहा। वहीं मीनू का हाथ वीर ने अभी भी पकड़ रखा था, जिससे उसका था नीला पड़ते जा रहा था। मीनू अपना डर छिपा कर, हे मेरा हाथ कब तक पकड़ने का इरादा है?
मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो इसे। वीर अभी भी मीनू का हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हाथ छुड़वाना है तो पहले जो चोट दी है उस पर मरहम लगाओ, वरना ये हाथ नहीं छोड़ूंगा। वीर की बात सुनकर नेहा मिसठी मीनू के हाथ को वीर की पकड़ से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। वहीं रूपेश सुलेमान वीर की हरकत देखकर हैरानी से उसे घूरने लगे। वीर, ये क्या हरकत है? तू जो किसी लड़की को देखता तक नहीं, इस लड़की जा हाथ छोड़ने के नाम नहीं ले रहा, विजेश ने वीर से हैरानी से कहा। वीर मीनू की आंसू भरी आंखों में देखते हुए, विजेश मेरा दिल धक गया, मुझे इसी से शादी करनी है, इसलिए मैं इसका हाथ थामने के बाद छोड़ नहीं रहा। वीर की बात वहां खड़े सुलेमान, विजेश के साथ साथ नेहा और मिसठी मीनू सभी के कानों में पड़ते ही होश उड़ा गई। हे चोर कहीं के, मेरी सहेली का हाथ छोड़, उससे शादी करने की सपने मत देख, नेहा ने वीर से गुस्से में कहा। सुलेमान नेहा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए, चोर, तीन जाति भी हो, किसे चोर बोल रही हो? नेहा, तुम्हारे साथी और तुम सभी चोर हो, तभी तो ऐसे हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सुलेमान ये सुनते ही नेहा की तरफ कोल्ड एक्सोरेशन के साथ बढ़ने लगा, जिसके साथ ही नेहा अपने कदमों को पीछे ले जाने लगी। नेहा की पिठ वॉल पर लग गई और सुलेमान बिल्कुल उसके नाजुक खड़ा उसके चेहरे के करीब झुका। तुम्हारी 2 इंच की जवान बिना सोचे समझे बहुत चल रही है, क्या हम तुम्हें शकल से चोर लगते हैं? सुलेमान की आवाज में कोल्डनेस थी। वही डरी हुई नेहा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी शकल देखकर कोई भी बता देगा तुम हो। सुलेमान गुस्से से इरिटेट हो चुका था, उसने एक मुक्का दीवार पर दे मारा, जिससे नेहा ने अपनी आंखें डर से बंद कर ली। तारांकन, ये तुम दोनों मेरी फ्रेंड्स को छोड़ दो, दूर हटो उनसे, मिस्ठी ने सुलेमान और वीर को ये बोलते हुए एक एक लठ मार दिया। विजेश, इस छोटी चुईया को संभालो, वीर और सुलेमान ने शांत खड़े विजेश से कहा। विजेश ने मिस्ठी की हाथ से भी लाठी छुड़ाकर फेंक दी और उसके हाथ को मरोड़कर उसके करीब हो गया। उसके दर्द भरे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर विजेश उसे अजीब भाव से देखने लगा। अपने आप को काबू में रखो, चोट सिर्फ तुम्हें नहीं हमें भी लगती है। विजेश ने मिस्ठी से अपनी नजरें घुमाने की कोशिश की। कोई है? गाइस, हेल्प, हमारे घर में चोर घुस आए हैं, ऊपर से हमें डरा भी रहे हैं, हेल्प। मिस्ठी अपने हाथ में दर्द के साथ जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर गार्ड्स भी आ गए। वीर, सुलेमान, विजेश इस समय अपने राजशाही कपड़ों ने नहीं थी और उस गाइस की तरफ पिट की अपनी अपनी चुन के पत्नियों का हाथ थामे खड़े थे। उन गार्ड्स को एक अजीब सा ठंडा ओरा महसूस हो रहा था, लेकिन वो समझ नहीं आ रहे थे कि ये ओरा किसका है। हे तुम तीनों, अभी के अभी उन लड़कियों से दूर हट जाओ, तुम जानते नहीं न कि इनके राज्य में किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती करना मना है, इसकी सजा सिर्फ मौत है। गार्ड्स के एक अधिकारी ने गुस्से भरी आवाज में कहा। तभी बिना उनकी तरफ देखे वीर ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, हमें अच्छे से पता है, लेकिन आओ फिक्र मत कीजिए, हम तीनों किसी लड़की को नहीं झेल रहे, ये हमारी होने वाली पत्नियां हैं। वीर की बात सुनकर वो तीनों लड़कियां हैरानी से अपने अपने सामने खड़े लड़कों की शक्ल देखने लगी। मीनू मीनाक्षी वीर को, नेहा सुलेमान को, मिस्ठी विजेश को। नहीं, ये लड़के झूठ बोल रहे हैं, ये हमारे पति नहीं, इनकी बातों पर यकीन मत कीजिए, इनकी शक्ल देखिए, ये तो शक्ल से ही चोर लगते हैं। मिस्ठी, नेहा, मीनू तीनों घबराते हुए बोली। तारांकन, ये तुम तीनों अपनी शक्ल इस तरफ करो, वो गार्ड गुस्से से वीर, सुलेमान, विजेश से बोला। वो तीनों एकदम से गार्ड की तरफ पलटे, उनकी शक्ल देखते ही वो सभी गार्ड डरने लगे। इससे पहले वो गाइस डर मारे उनसे माफी मांगते, वीर, सुलेमान, विजेश तीनों ने एक साथ अपने मुंह पर उंगली रखकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। वो गार्ड बात समझ गए और बिना कुछ बोले बाहर निकल गए। अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो? इन तीनों चोरों को अपने साथ ले जाओ, यहाँ क्यों छोड़ रहे हो? तीनों लड़कियों को हालत डर से खराब होने लगे। अब बताओ, क्या बोल रही थी तुम? तुम्हारे किंग के गार्ड्स तो डरपोक निकले, जब 179 हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो? इन तीनों चोरों को अपने साथ ले जाओ, यहाँ क्यों छोड़ रहे हो? तीनों लड़कियों की हालत डर से खराब होने लगी। अब बताओ, क्या बोल रही थी तुम? तुम्हारे किंग के गाइस तो डरपोक निकले। पूरे रूम का माहौल उन लड़कियों के लिए डरावना बनते जा रहा था। देखो, तुम लोग हमें जाने दो, वरना हम किंग से शिकायत करेंगे। तू जानते नहीं किंग को भी तुम्हें एक झटके में जान से मार देंगे। अपनी डरी हुई आवाज में मीनू से वीर से कहा। वीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। क्या कहा तुमने? हम किंग को नहीं जानते? उद्धरण चिन्ह। विजेश और सुलेमान के चेहरे पर भी उनकी बातें सुनकर चमक तैर गई। जैसे ही वो तीनों उन तीनों लड़कियों से दूर हुए, वो एक कोने में एक दूसरे का हाथ पकड़कर समेटकर एक दूसरे के डर को दूर भागते हुए बोली, डरो मत,
हम तीनों इन चारों को खुद ही यहाँ से भागा सकते हैं, बस इनको अपना डर पता मत करने देना। मीनू कुछ सोचते हुए, नेहा रुक जा, इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं, मुझे ये लोग कोई मामूली लोग नहीं लगते, देखा नहीं किंग के गार्ड इनके चेहरे देखकर ही कैसे बिना कुछ कहे यहाँ से भाग गए। इनकी शकल देखकर गार्ड्स को तो भागना ही था, देखा नहीं कितने डरावने चोर लग रहे हैं, खासकर वो बालक सुलेमान। नेहा ने सुलेमान की तरह उधर करते हुए कहा। मिस्टी मीनू की बात पर गौर करते हुए नेहा से बोली, नेहा शांत हो जा, मुझे लगाता है मीनू सच बोल रही है, ये जरूर उन गार्ड्स के जान पहचान के आदमी हैं, हो सकता है ये अपनी चोरी का कुछ हिस्सा उन गार्ड्स को रिश्वत के तौर पर देते हो। इन तीनों की बात सुन रहे सुलेमान विजेश वीर तीनों अपनी चेहरे की बढ़ती मुस्कान को कम नहीं कर पा रहे थे, जैसे उन्हें उन लड़कियों को टीस करने में मजा आ रहा हो। वहीं दूसरी तरफ सिकंदर, तनवीर, दानिश, रूपेश सभी मिलकर पूरे किंगडम में सुलेमान वीर विजेश को चौकन्ना होकर ढूंढ रहे थे। तभी तनवीर की नज़र उन दोनों आदमियों पर पड़ी जिनका पीछा सुलेमान वीर विजेश कर रहे थे। ये दोनों आदमी कुछ अजीब से लग रहे हैं, काफी देर से हम जहां भी जा रहे हैं ये वहीं आ जाते हैं, कहीं ये कोई जासूस तो नहीं। अपने मन में ये ख्याल आते ही तनवीर ने अपने साथ खड़े सिकंदर को इन दोनों आदमियों की तरफ ध्यान किया। सिकंदर ने तुरंत तनवीर के इशारे का मतलब समझ लिया। वो दानिश और रूपेश की तरफ हल्का झुका और अपनी आंखों के इशारे से उन दोनों को भी अलर्ट कर दिया। इससे पहले वो दोनों आदमी कुछ समझ पाते, तनवीर, सिकंदर, रूपेश, दानिश अलग अलग फैलने लगे। अरे ये अचानक तनवीर और उसके साथी अलग क्यों हो गए? एक आदमी दूसरे से बोला। देखते ही देखते उन दोनों आदमियों की नज़रों के सामने से वो चारों गायब ही गए। अभी अभी तो ये सभी यही थे, अचानक कहाँ गायब हो गए? मुझे लगाता है उन्हें हम पर शक हो गया है, इससे पहले वो हमें दबोच ले, हमें यहाँ से नील जाना चाहिए। वो दोनों आदमी ये सोचते हुए निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि वो चारों तरफ से तनवीर, सिकंदर, रूपेश, दानिश के हाथों घुर गए। भागने की सोच रहे हो, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है बच्चों, दानिश उन दोनों को डेविल स्माइल के साथ बोला। वो दोनों आदमी डर से अपने कदम पीछे लेने लगे। बताओ कौन हो तुम दोनों? हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? जल्दी बताओ, इससे पहले तुम्हारी जान तुम्हारे शरीर से अलग कर दूं। रूपेश ने पूछे से उन दोनों आदमियों को गर्दन दबोच ली और बेहद सर्द लहजे में अपनी बात बोला। वो दोनों अपने गले में डर से बंध चुकी घिघी महसूस करने लगे, जिसकी वजह से वो कुछ बोल तक नहीं पा रहे थे। तनवीर की नीली आंखें भी उन दोनों आदमियों को कोल्डनेस के साथ घुर रही थी। किंग ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, लगाता है इन्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं। इन्हें अपने साथ कैदखाने ले जाओ, वहां इन्हें गर्म तेल में डाल देंगे, तब इन्हें अपनी मौत का खौफ नजर आएगा। सिकंदर ने उन दोनों आदमियों की ये बोलते हुए डराने में कोई कमी नहीं की। तभी वो आदमी अपनी डरी हुई आवाज में बोला, नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो, हम तो सिर्फ आपका पीछा कर रहे थे। वही तो हम जानना चाहते हैं, हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? किसके कहने पर तुम यहाँ आए? रूपेश ने गुस्से से पूछा। हम दोनों किसी के कहने पर यहाँ नहीं आए, हम इसी किंगडम के निवासी हैं। किंग निर्भित के जनरल शिबू ने हमारी बहन को 2 साल पहले सैनिकों के साथ घर से उठवा किया था, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। हम दोनों भाई कई बार आपसे मिलने कैस्टल आए, लेकिन हमें किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। हम तो सिर्फ अपनी बहन के बारे में जानना चाहते हैं। अपनी बात बोलते हुए उन दोनों आदमियों ने अपने चेहरे से काले कपड़े को हटा दिया। उन दोनों आदमियों की आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे, जिसे देखकर रूपेश ने तुरंत उनकी गर्दन से हाथ हटा दिया। वहीं तनवीर उन दोनों के चेहरे के भाव देखकर समझ गया कि वो दोनों सच बोल रहे हैं। सिकंदर, इन दोनों आदमियों को कैस्टल में क्यों नहीं आने दिया गया? सिकंदर उन दोनों आदमियों की तरफ देखते हुए, किंग मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जल्दी ही पता लगा लूंगा। अगर आप हमारी बात सुनेंगे तो हम दोनों भाई आपको बताना चाहते हैं कि कैस्टल के बाहर खड़े गार्ड सिर्फ उन लोगों को अंदर जाने देते हैं जो उन्हें थोड़ा दे पाते हैं। उन लोगों ने हमसे भी कीमती सामान लाने को कहा था, लेकिन हम नहीं ला पाए। सिकंदर, तनवीर ये सुनकर गुस्से से भर गए। तुम दोनों जानते भी क्यों बोल रहे हो? वो सभी गार्ड्स किंग के कई सालों से वफादार हैं, वो ऐसे क्यों करेंगे? सिकंदर की गुस्से भरी आवाज सुनकर वो दोनों डर गए। माफी माफी, लेकिन हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो मत कीजिए, लेकिन हमें सिर्फ हमारी बहन के बारे में बता दीजिए, कहाँ है वो, जिंदा है या नहीं? वो दोनों आदमी लास्ट की बात बोलते हुए अपने घुटनों पर बैठ गए। देखो, निर्भीत के जनरल ने जितनी भी लड़कियां अपने साथ रखी थी उन्हें हमने आज़ाद कर दिया। जो वहां से नहीं जाना चाहिए थी वो कैस्टल में ही काम करती हैं।
तुम दोनों हमारे साथ चलो, अपनी बहन को पहचान कर उसे अपने साथ ले जाना। तनवीर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ये शब्द कहे। किंग, अगर इन दोनों की बात गार्ड्स को लेकर सच निकली तो? सिकंदर ने धीमी आवाज में तनवीर के कान में कहा। सिकंदर, अगर वो गार्ड्स सच में घुस लेते हैं तो उन्हें सजा मैं खुद दूंगा, लेकिन सबसे पहले इस बात की गहराई से जांच करो, तनवीर ने अपनी बात कही। तभी दानिश बोला, किंग, वीर सुलेमान विजेश का तो अभी भी कुछ आता पाता नहीं चला। अचानक वो तीनों कहाँ गायब हो गए। दानिश की बात सुनकर वो दोनों आदमी उनकी मदद करते हुए बोले, आप उन तीनों आदमियों को ढूंढ रहे हैं जो हमारा पीछा कर रहे थे। वो उस घर में एंटर हुए थे जब हम दोनों उनसे छिपने के लिए भाग रहे थे। तनवीर और सिकंदर के चेहरे के भाव ये बात सुनकर सीरियस हो गए। तुम दोनों ने उन तीनों को चकमा दे दिया, ये तो काफी अजीब बात है। सिकंदर ने अपनी हैरानी शब्दों में मिला दी। ये सच था कि पांचों लड़ाकू हथियार आज तक किसी के हाथों इतनी आसानी से गुमराह नहीं हुए थे। तो फिर इन दोनों ने कैसे कर दिया? जब 180 मुझसे शादी करोगी? वहीं उस घर में वीर सुलेमान विजेश अब अपनी हंसी को रोककर सीरियस भाव से अपने सामने खड़ी लड़कियों को देखने लगे। देखो, हमारी बात सुनो, हम तीनों कोई चोर नहीं और न ही उन गाइस को कोई रिश्वत देते हैं। वीर ने नेहा मीनू मिस्टी को ये बोलते हुए शांत होने के कहा। वो तीनों हैरानी से एक साथ बोली, तो आखिर तुम सब हो कौन और हमारे घर में क्यों आए? हम तीनों के बारे में जानने से पहले हम तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं, हमें उम्मीद है तुम मना नहीं करोगी। विजेश ने वीर के साथ खड़े होकर कहा। कैसा प्रस्ताव? उद्धरण चिन्ह। वीर मीनू के सामने खड़ा हुआ और उसके हाथ को बड़े प्यार से अपने हाथ में थाम लिया। वही सुलेमान नेहा के हाथ को थामकर उसकी आंखों में देखने लगा। विजेश मिस्टी के सामने आया और उसके चेहरे पर हल्का झुका। तीनों के तीनों एक साथ अपने अपने सामने खड़ी लड़कियों से बोले, मुझसे शादी करोगी? वो तीनों लड़कियां जो अपने करीब खड़े लड़कों की बात सुनकर अपने बढ़ते दिल की धड़कनों को रोक नहीं पा रही थी, एक थम से उन्हें खुद से दूर धकेल दिया। तुम लोग पागल खाने से भाग कर आए हो क्या? बिना तुम्हारे में कुछ भी जाने तुमसे शादी कैसे कर ले? मेरा नाम वीर है और मेरा नाम सुलेमान, मेरा नाम विजेश है। हम तीनों की एक खासियत है, अभी तक किसी लड़की को गलत नज़र से नहीं देखा। कमाल की बात यह है कि आज ही हमें अपने लिए लड़कियां ढूंढनी थी जिनसे शादी कर सके, पर इत्तेफाक देखो हम तीनों को दिल धड़के और सही लड़की भी मिल गई। क्या इतना काफ़ी होगा हमारे बारे में जाना? उन दोनों ने अपनी बात उन लड़कियों के सामने खुलकर रख दी। कुछ देर की चुप्पी उन लड़कियों के चेहरे पर छा गई और कुछ देर बाद वो तीनों अपनी हैरानी से बाहर निकलकर बोली, हम कैसे मान ले तुम लोगों ने जो कुछ भी बोला वो सच है? हमारा मतलब कि आज के टाइम में जहां आदमी दो दो तीन तीन पत्नी रखता है, वहां तुम लोगों ने किसी लड़की को गलत नज़र से देखा तक नहीं। ये बात यकीन करने नहीं दे रही। उन तीनों ने ये बात सुनते ही उनका हाथ अपने हाथ में लिया और अपने तेज धड़क रहे दिल पर रख दिया। उन लड़कियों की धड़कन और लड़कों की बिल्कुल एक साथ बढ़ रही थी। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले वो लड़कियां और लड़के अपनी ही दुनिया में गुम लग रहे थे। तभी वो लड़कियां उन तीनों को खुद से हल्का दूर करते हुए अपने रेड हो चुके कान और नर्वसनेस को हाइड करने लगी। देखो, अभी आप सभी प्लीज यहाँ से चले जाओ, हमें कुछ दोनों का टाइम चाहिए सोचने के लिए। सॉरी, लेकिन ये नहीं हो सकता, हमें आज और अभी जवाब चाहिए। आप लोगों के माता पिता कहाँ हैं? हमें उनसे इस बारे में बात करनी है। वीर ने ये बोलते हुए उन लड़कियों का जैसे दिल जीत लिया हो, खासकर मीनू का। इससे पहले वो लड़कियां कुछ कहती, वीर विजेश सुलेमान के कानों में एक जानी पहचानी आवाज गई। अपनी मनपसंद लड़कियों के मम्मी पापा से मिलने से पहले तुम तीनों को नहीं लगाता तुम्हें अचानक गायब होने का रीजन हमें बताना चाहिए। ये शब्द किसी और के नहीं, किंग के साथ खड़े सिकंदर के थे, जिसके चेहरे पर तिरछी स्माइल थी। वीर सुलेमान विजेश तुरंत उन लड़कियों से दूरी बनाकर तनवीर की तरफ बढ़े। सॉरी किंग, वो हम लोगों को पता ही नहीं चला कब इतना टाइम हो गया। वीर के मुंह से किंग शब्द सुनते ही वो तीनों लड़कियां हैरानी से भर गई, लेकिन हैरानी से भरे होने के बाद भी वो लड़कियां बोली, किंग, तुम तीनों किंग को जानते हो? कहाँ है किंग, कहाँ है? वो तीनों लड़कियां अपने चेहरे को काले कपड़े से ढके खड़े तनवीर को नहीं देख पा रही थी। सिकंदर वीर के पास आया और उन कमरे में खड़ी लड़कियों को एक नज़र देखकर बोला, वीर, तुम तीनों को ये लड़कियां इतनी पसंद आ गई कि तुम ये तक भूल गए कि किंग और हम सब परेशान भी हो सकते हैं। जनरल सिकंदर, वी आर वेरी सॉरी, लेकिन हमें दो लोग पर शक हुआ और हम उनका पीछा करने लगे, लेकिन वो दोनों ना जाने कहाँ गायब हो गए और हम तीनों इन लड़कियों को देखकर सब कुछ भूल गए। विजेश सुलेमान वीर ने एक साथ अपनी बात कही। अब तुम लोग अपनी बातें बंद करो, तुम्हें तुम्हारी मनपसंद लड़कियां मिल गई, अब चलो शादी की तैयारी करते हैं।
तनवीर ने अपने चेहरे पर आ रही खुशी की स्माइल छिपाकर कहा। किंग, लड़कियां हमें पसंद आए हैं, लेकिन लड़कियों को हम पसंद नहीं आया। वो अभी हिचकिचा रही है हमसे शादी करने के लिए। विजेश ने पीछे मुड़कर उन लड़कियों को देखकर कहा। वो लड़कियां कुछ बातें तो सुन पा रही थी लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि वो लोग अपनी आवाज़ धीमी कर लेते थे बीच बीच में। मीनू, आखिर ये सब लोग हैं कौन? और वीर ने किंग का जिक्र क्यों किया? नेहा ने हैरानी से अपनी चुप्पी तोड़ी। मिस्टी नेहा, तुम दोनों परेशान मत हो, मुझे ये लोग मुझे फक्त वाइव्स नहीं दे रहे, खासकर वीर। उसकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखी जब उसने मुझे शादी के लिए पूछा। मीनू की बात सुनकर नेहा और मिस्टी को भी सुलेमान विजेश का चेहरा नजर आने लगा जब उन दोनों ने शादी की बात कही थी। मीनू, तुम कहीं वीर से शादी करने के बारे में तो नहीं सोच रही? नेहा ने हैरानी से पूछा। मीनू ने कुछ जवाब नहीं दिया। वहीं तनवीर उन तीनों के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम तीनों लड़कियां बहुत लकी हो, मेरे तीनों लड़ाकू हथियार तुम्हें देखकर अपना दिल हार बैठे। मैं चाहता तुम उनसे शादी के लिए हाँ कर दो। तनवीर के शब्द सुनकर वो तीनों लड़कियां हैरानी से उसकी नीली आंखों में देखने लगी। आप कौन हो और उन्हें लड़ाकू हथियार नाम क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो मेरे 5 लड़ाकू हथियार में से है, मेरे सबसे घातक और ट्रस्टवर्दी हथियार, जो एक राजा होने के नाते मुझे सबसे ताकतवर बनाने में मदद करते हैं। तुम तीनों उनसे शादी करके खुश रहोगे। तनवीर ने अपनी बातों में अपनी पहचान बता दी। आप इस किंगडम के न्यू किंग हो और ये तीनों आपके खास साथी। वो तीनों लड़कियां ये बोलते हुए तनवीर के सामने अपना सर झुकती है। वीर सुलेमान विजेश, अपनी अपनी वाइफ का हाथ पकड़ो, 2 दिन में तुम्हारी शादी इनसे होगी, तब तक ये तीनों हमारे साथ कैस्टल में रहेंगी। अपने किंग का ऑर्डर सुनकर वीर सुलेमान विजेश के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो तीनों उन लड़कियों के सामने खड़े हुए और एक बार सीरियस होकर बोले, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो तुम हमें अपना हाथ मत पकने देना। हम तुमसे जबरदस्ती या मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करना चाहते। इतना बोलते हुए उन तीनों ने उन लड़कियों के हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। रुको, मीनू ने वीर से एकदम से कहा। मेरा हाथ पकड़ने से पहले मैं बता दूं, जिस दिन तुमने अपनी लाइफ में किसी और को मेरी जगह दी, मैं उसी समय तुम्हें छोड़ दूंगी। मीनू की बात सुनकर वीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मीनू का हाथ पकड़ने की जगह सीधा उसे अपनी गोद में उठा किया। मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, मुझे यकीन है तुम्हारे अलावा मेरा दिल किसी को देखकर धड़केगा तो वो सिर्फ हमारी बेटी होगी, जिसे मैं तुम्हारे जितना ही प्यार करूंगा।